वी नीड सम अप्रोच जो डेटा के बेसिस पर ये प्रूफ कर सके कि हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क। मॉडर्निज्म आया और मॉडर्निज्म में हमने मॉडर्न पर्सपेक्टिव से पॉलिटिकल थ्योरी को समझने की कोशिश की। जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बोलोगे कि मेरे पास 10 चॉकलेट्स थी, मैंने 5 लोगों में 2-2 करके डिवाइड कर दिया, सो दैट इज जस्ट क्वांटिटेटिवली इक्वालिटी। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट country economy in the world on the basis of the GDP. That does not necessarily guarantees that the people in India are rich. Figure out करना पड़ेगा, inculcate करना पड़ेगा, then and then only our political theory as a discipline will be relevant. Language is not just a way to describe the reality, rather it is a way to construct the reality. So good afternoon everyone, good afternoon. In the last class we tried to understand कि पॉलिटिकल थ्योरी, उसका नॉर्मेटिव और बाकी के जो अप्रोचेस है वो हमने कोशिश की समझने की। फाइन, ओके, लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी स्टॉप्ड। ओके, हमने यहां तक आई थिंक कर लिया था। इन दिस वी कंप्लीटेड, ओके, एंड देन यस, यहां से हमें शुरू करना था। नाउ व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सी, हमने ओरिएंटेशन में देखा था, ओरिएंटेशन सेशन में हमने देखा था कि लिबर्टी है, आई हैव अ लिबर्टी दैट आई एम नॉट एबल टू एंजॉय इट बिकॉज देयर आई नीड सम एंटिटी, आई नीड वन अथॉरिटी, देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ एन अथॉरिटी। एक अथॉरिटी चाहिए जो इसको इंश्योर कर सके कि यस everyone enjoys the liberty, because if there is no authority, for example अगर हम अभी इंडिया की बात करते हैं, अपने स्टेट की बात करते हैं जहां पर हम रह रहे हैं, अब अगर कोई पुलिस सर्विस ही नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस ही नहीं है, तो क्या होगा? आप इमेजिन करो, इफ देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन, इफ देयर इज नो पुलिस, इफ देयर इज नो स्टेट, इफ देयर इज नो गवर्नमेंट, व्हाट विल हैपन? पीपल विल बिहेव रैंडमली, वो अपने मन के हिसाब से, मन के मर्जी के हिसाब से करेंगे, कुछ भी करेंगे। सो there will be a chaos, there will be a chaos, a complete chaotic situation तैयार होगी, complete chaotic situation रहेगी। everyone will do, मतलब जिसको हम गुंडाराज कह सकते हैं, गुंडाराज कह सकते हैं, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसको हम एनार्की कहते हैं, एनार्की, कंप्लीट लॉलेसनेस, लॉलेसनेस, there is no law, there is no order, there is no stability, there is no order, डिसऑर्डर, कंप्लीट, एक कंप्लीट डिसऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी, करेक्ट? इफ देयर इज नो, इट मींस वी नीड एन अथॉरिटी, हमें एक अथॉरिटी चाहिए जो बेसिकली, जिसको हम स्टेट कहते हैं, एक अथॉरिटी चाहिए। और उस अथॉरिटी का काम क्या होना चाहिए? उस अथॉरिटी का काम होना चाहिए कि वो लॉज बनाए, उनको एग्जीक्यूट करे, उनको इंप्लीमेंट करे, सो दैट अल्टीमेटली एक ऑर्डर मेंटेन हो सोसाइटी में, कैओस नहीं हो, करेक्ट? और एक प्रॉपर लॉफुल सिचुएशन क्रिएट रहे, लॉफुल, एक स्टेबल ऑर्डर रहे, स्टेबल ऑर्डर क्रिएट हो, सो दैट इन दैट सिचुएशन ओनली वी ऑल कैन रियली एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द लाइफ, द लिबर्टी, हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, करेक्ट? अदरवाइज एवरी टाइम वी विल फील वल्नरेबल, दैट पता नहीं कब कौन आए मार के चला जाए, ऐसी सिचुएशन ना रहे। इसीलिए हमें एक अथॉरिटी चाहिए। अब ये अथॉरिटी क्रिएट कैसे होगी? अब ये अथॉरिटी क्रिएट कैसे होगी, करेक्ट? ये अथॉरिटी क्रिएट कैसे होगी? फ्रॉम वेयर इट विल ओरिजिनेट, फ्रॉम वेयर इट विल बॉर्न, फ्रॉम वेयर इट विल कम। पहले का जमाना ऐसा था, पहले के जमाने में क्या होता था कि देयर वाज अ किंग, एक राजा होता था, करेक्ट? एंड द किंग यूज्ड टू, किंग वाली जो आइडिया है उसका ओरिजिनेट ही इस तरीके से हुआ। द किंग, द आइडिया ऑफ किंग गॉट ओरिजिनेटेड इन सच अ वे दैट देयर वाज समवन हु वाज गुड इन फाइटिंग, हु हैड गुड that skills, fighting skills, warrior skills. So he promised, what he did, he promised people that me and my people, I have an army of couple of people, so me and my people will protect you and your property. So that was the promise. So that is how, in exchange of that protection, उस protection के exchange में जो लोग थे उनको अपनी जो भी फार्म प्रोडक्शन या जो भी वो करते थे उसका कुछ अमाउंट ऑफ हिस्सा, लेट्स से 1/6 ऑफ अमाउंट ऑफ द इनकम और व्हाटएवर देयर वाज द रेवेन्यू सोर्स,
तो वो इसको एक्सचेंज में देना था, तो दैट वाज नोन एज अ टैक्स, इसी को वो टैक्स कहते थे, करेक्ट। और यही सिस्टम बाद में इवॉल्व हुआ। बट अभी किंग नहीं है अभी, लेकिन हमें प्रोटेक्शन तो चाहिए, किंग नहीं है लेकिन प्रोटेक्शन चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ किंग देयर इज अ गवर्नमेंट, इंस्टेड ऑफ किंग देयर इज अ गवर्नमेंट, देयर इज अ फॉर्मल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को रन करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को रन करते हैं। तो स्टेट बनेगा कैसे? अब हमें किंग वाला किंगडम नहीं चाहिए, हमें ऐसा स्टेट चाहिए जिसका मतलब विच इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द कंसेंट ऑफ ऑल ऑफ अस, हम सब लोग मिलके वो स्टेट बना रहे हैं, ऐसा हमें स्टेट चाहिए, किंगडम नहीं चाहिए, करेक्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, देयर इज एन इमेजिनरी आइडिया ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक इमेजिनरी आइडिया है, बेसिकली इट एज्यूम्स कि वी ऑल कम टुगेदर एंड वी एग्री टू क्रिएट एन एंटिटी which is known as a state, which will have the job of protecting the people, their properties and providing them security, right? ये बेसिकली उसका एक बेसिक आइडिया होगा स्टेट के पीछे का। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक इमेजिनरी बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सब लोग वी ऑल विल एग्री। व्हाई वी ऑल एग्री? दैट इज द सिंपल क्वेश्चन, व्हाई वी ऑल एग्री? because we want to escape, we want to escape from that lawlessness, from that anarchy, from that disorder situation. Why we will agree? हम उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एग्री क्यों करेंगे? क्योंकि हम एस्केप करना चाहते हैं, हम चाहते ही नहीं है कि हम एक अनार्की सिचुएशन में रहे, हम एक स्टेबल सिचुएशन में रहना चाहते हैं। और एनी अथॉरिटी, एनी एंटिटी इफ देयर which promises us to provide the security, stability and order, we would be happily go there, correct? We would be happily go there. So that is social contract. अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम डिटेल में और देखेंगे थ्योरीज ऑफ स्टेट में, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू स्टेट, इट इज रिलेटेड टू स्टेट। तो थ्योरीज ऑफ स्टेट में हम डिटेल में देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फिर उसमें लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें रुस्सो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तीनों के सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो सारी चीजें हम वहां पर देखेंगे। ओके, ये समझ में आ गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यू अंडरस्टूड? सी इवन इफ अगर आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुई होंगी, सो डू नॉट वरी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि फर्स्ट क्लास में सब कुछ समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला जो आइडिया है वो एक्चुअली दैट बिलोंग्स टू पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ स्टेट। थ्योरी ऑफ स्टेट में हम इसको डिटेल में समझेंगे। थ्योरी ऑफ स्टेट में अगर आप अभी बस एक रनिंग रेफरेंस उसका हमें समझना है, रनिंग रेफरेंस उसका देना है, बिकॉज आई यूज द वर्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स व्हाई उसका बस रनिंग रेफरेंस हमको देना था। हमें उसको भी पूरा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल में हम थ्योरी ऑफ स्टेट में समझेंगे। फाइन, थ्योरी ऑफ स्टेट का ये पार्ट है, थ्योरी ऑफ स्टेट में हम इसको डिटेल में समझेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाई द मॉडर्न स्टेट एक्चुअली डिक्लाइन, करेक्ट? मॉडर्न स्टेट डिक्लाइन क्यों हुआ वो हमने लास्ट सेशन में, मुझे लगता है हमने डिटेल में उसको डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। फिर हमने डिटेल में काफी सारे उसको डिस्कस किया, तो आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स। अगर आपको एक बार देखना है तो आप लास्ट लेक्चर एक बार देख सकते हो, लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में उसको समझ लिया है। अब देखो, मॉडर्न स्टेट डिक्लाइन हुआ, मॉडर्न स्टेट डिक्लाइन हुआ एंड इट गेव वे टू दी बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी, बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी, करेक्ट? पॉजिटिविस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखो, देयर इज स्लाइटेस्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंस मॉडर्निज्म और बिहेवियरलिज्म में फर्क है, करेक्ट? मॉडर्निज्म थोड़ा सा ब्रॉडर आइडिया है। मॉडर्निज्म में सिक्युलरिज्म, जैसे मॉडर्न स्टेट में सिक्युलरिज्म की हमने बात की थी कि सिक्युलरिज्म की और जो आइडिया है वो इंट्रोड्यूस हुई। उसके साथ साथ मॉडर्निज्म में क्या क्या हुआ, सोवेर्निटी की जो आइडिया है ये इंट्रोड्यूस हुई, करेक्ट? इंडिविजुअल राइट्स वाली जो आइडिया है, ये आइडियाज, नए नए आइडियाज आए जो कि मॉडर्न थे। इन आइडियाज को, सिक्युलरिज्म को हम मॉडर्न आइडिया कहते हैं, सोवेरेनिटी को हम मॉडर्न आइडिया कहते हैं, हम इंडिविजुअल राइट्स को, जिसको बेसिकली दिस अ पार्ट ऑफ लिबरलिज्म, तो लिबरलिज्म को हम मॉडर्न आइडिया कहते हैं। दीज आर द मॉडर्न आइडियाज, ओके? वेयरएज दिस बिहेवियरलिज्म इज अप्रोच व्हिच इज प्योरली which is focusing upon the scientific methodologies। अब बिहेवियरलिज्म क्या है, इसको हमने ऑलरेडी बिहेवियरल अप्रोच और नॉर्मेटिव अप्रोच में थोड़ा सा देखा है, बट बिहेवियरलिज्म एक्चुअली क्या है वो हम डिटेल में अब थोड़ा सा और देखेंगे, करेक्ट? तो बाद में बिहेवियरलिज्म जो है वो एक्चुअली इमर्ज हुआ, बिहेवियरलिज्म इमर्ज हुआ। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारा जो मॉडर्निज्म था,
जो मॉडर्निज्म था वो काफी ज्यादा यूरोसेंट्रिक था, मॉडर्निज्म जो था वो यूरोसेंट्रिक था। एट द सेम टाइम मॉडर्निज्म काफी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट था। एब्स्ट्रैक्ट क्यों था? एब्स्ट्रैक्ट क्यों था? क्योंकि all the ideas, be the idea of liberalism, be the idea of sovereignty, be the idea of anything, like sovereignty was based on the imaginary principle of social contract, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे इमेजिनरी प्रिंसिपल पर वो बेस्ड था, इस वजह से वो एब्स्ट्रैक्ट था। एंड दैट्स व्हाई इट फेल्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हाउ पॉलिटिक्स एक्चुअली वर्क। पॉलिटिक्स एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, ये मॉडर्निस्ट की जो थ्योरी है वो बहुत इफेक्टिवली एक्सप्लेन नहीं कर पाई, स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स एंड मास डेमोक्रेसी। बहुत सारी डेमोक्रेसी आई और इस वजह से दिस लेड टू द डिजायर फॉर अ मोर, इस वजह से अब हमें रियलाइजेशन हुआ कि हमें कोई साइंटिफिक थ्योरी की जरूरत है। We need a more scientific approach. We need an empirical approach. We need some approach जो डेटा के बेसिस पर ये प्रूफ कर सके कि हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क, हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क। वी डोंट वांटेड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, हमें एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स नहीं चाहिए, इमेजिनरी आइडियाज के बेसिस पर बिल्ड की हुई थ्योरीज नहीं चाहिए। हमें चाहिए ऐसी कुछ थ्योरीज जिसको हम डेटा के बेसिस पर वेरीफाई कर सकते हैं, जिसको हम क्वांटिटेटिव मैनर में समझ सकते हैं, जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको नापतोल किया जा सकता है, जिसको हम एक्चुअल में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसे थ्योरीज को हमें बेसिकली इस तरीके के थ्योरीज के थ्रू हमें एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस को समझना है। पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि उसके पहले मॉडर्निज्म के थ्योरी में भी सेक्युलरिज्म से लेके सोवरेनिटी, इंडिविजुअल राइट्स, ऑल दीज आइडियाज वेयर एक्चुअली बिल्ट अपॉन सम एब्स्ट्रैक्टिव प्रिंसिपल, and that's why it become really difficult to relate the things with the real life। जो आइडियाज थे उनको रियल लाइफ में रिलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, करेक्ट। एंड that's why we wanted some approach to study, because again आप समझने की कोशिश करो, let us try to connect what we are doing here। we are studying political theory, its meaning and its approaches, and here we are trying to understand political theory। so first we try to understand political theory in a very classical approach। हमने क्लासिकल पर्सपेक्टिव से उसको समझने की कोशिश की, बट क्लासिकल पर्सपेक्टिव में कुछ लैकुनास थे, तो देन मॉडर्निज्म आया और मॉडर्निज्म में हमने मॉडर्न पर्सपेक्टिव से पॉलिटिकल थ्योरी को समझने की कोशिश की। बट देन इवन इन द मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, इन द मॉडर्न पर्सपेक्टिव also there are some lacunas which we have already discussed, and that's why we really feel we really now need something better so that we can understand political theory in a more comprehensive way, in a more better perspective, in a more realistic manner। that is important, हम उसको रियलिस्टिक मैनर में समझ सके। अभी तक हम समझ रहे थे एक एब्स्ट्रैक्टिव मैनर में, लेकिन अभी हमें उसको बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक मैनर में समझना है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल मैनर में समझना है। एंड that's why now we are moving to the behavioral political theory। Till now we have understood classical political theory, which actually mixed ethics with the politics, which actually mixed religion with the politics, which was more normative, which was more philosophical, and it had a couple of lacunas, that's why it declined, correct। then we studied modernism में हमने देखा कि मॉडर्निज्म में भी जो थ्योरीज है, जैसे कि सोवरेनिटी की, लिबरलिज्म की, ये सब थ्योरीज थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनरी कंसेप्ट पर बेस्ड थे। इस वजह से अब हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा साइंटिफिक, ज्यादा एम्पेरिकल अप्रोच चाहिए पॉलिटिकल थ्योरी को थोड़ा और बेटर तरीके से समझने के लिए। ओके, दिस इज अंडरस्टूड, दिस इज क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया तो फिर हम बढ़ते हैं आगे, इफ दिस इज ओके, कि क्यों हम ये सब जो देख रहे हैं। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट, व्हाई एंड हाउ, कि हम क्या देख रहे हैं, हम पॉलिटिकल थ्योरी समझने की कोशिश कर रहे हैं, फाइन। एंड अब कैसे हम अभी तक यहां तक प्रोसीड हुए वो हमें समझा, और हम क्यों ये कर रहे हैं, हर चीज का क्यों हमें पता होना चाहिए। वी शुड नो व्हाई ऑफ एवरीथिंग। सो व्हाई, दैट वी अंडरस्टूड, व्हाई वी आर स्टडीइंग बिहेवियरल अप्रोच नाउ। हमें बिहेवियरल अप्रोच पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? कोई भी अप्रोच हम समझ रहे हैं तो वो क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि बिहेवियरल अप्रोच नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर ट्राइंग टू सी थ्रू द बिहेवियरल अप्रोच के थ्रू हम पॉलिटिकल थ्योरी को अब देखना चाहेंगे, सो दैट वी कैन कनेक्ट मोर विद द थ्योरी, विद द पॉलिटिकल थ्योरी, विद द सब्जेक्ट। ओके, नाउ व्हाट हैपन, इंस्पायर्ड बाय द नेचुरल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे, दे रियलाइज, उनको लगा
पॉलिटिकल साइंटिस्ट को लगा कि अब हमें पॉलिटिक्स को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली समझना चाहिए। आप शब्दों की तरफ ध्यान दो, वर्ड्स की तरफ। ऑब्जेक्टिवली की बात हो रही है, ऑब्जेक्टिवली। ओके, मैंने ओरिएंटेशन में भी डिस्कस किया था, पॉलिटिकल साइंस में सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट भी है। ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी सी कम है, सब्जेक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा है, बट देन दोनों का मिक्स है। ऑब्जेक्टिव से कैन यू प्लीज आंसर वन क्वेश्चन? एक मुझे आप आंसर कर सकते हो, कैन यू प्लीज आंसर? जब मैं ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं, ओके, और जब मैं सब्जेक्टिव की बात करता हूं, तो इसमें आप किस अप्रोच के साथ चीजों को रिलेट कर सकते हो? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को किन दो अप्रोच के साथ आप रिलेट करते हो? अगर आपने रिवाइज किया तो ये आप इजीली बता पाओगे। ओके, कौन सा अप्रोच ऑब्जेक्टिव होता है, कौन सा अप्रोच सब्जेक्टिव होता है? नहीं, ये देखो अप्रोच जो हमने सीखा, फीलिंग्स की वगैरह बात नहीं कर रहे। ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक, ओके, सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव तो एम्पेरिकल ना। ओके, ऑब्जेक्टिव इज एम्पेरिकल अप्रोच इज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इज नॉर्मेटिव अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोच, करेक्ट? ये हमने देखा था, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर दिस। ओके, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंटिस्ट को अब पॉलिटिक्स को बहुत ही ऑब्जेक्टिवली समझना है। ऑब्जेक्टिवली, जिस तरीके से फिजिक्स को पढ़ाई करते हैं ऑब्जेक्टिवली, उस तरीके से अभी हम उनको समझना है। सो इसके जो स्कॉलर्स है, डेविड स्टोन, गैब्रियल अल्मॉन्ड, ये दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स है बिहेवियरलिज्म के दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स है। बिहेवियरलिज्म क्या है? बिहेवियरलिज्म क्या है? बिहेवियरलिज्म एम्फसाइज, इसके फीचर समझते हैं, पहले फीचर समझते हैं। बिहेवियरलिज्म एम्फसाइज ऑन व्हाट इज एंड नॉट ऑन व्हाट ऑट टू बी। ये हमने देखा, ये भी हमने देखा। प्लीज टेल मी व्हाट ऑट टू बी वाला अप्रोच कौन सा था? व्हाट ऑट टू बी वाला अप्रोच कौन सा था? व्हाट ऑट टू बी वाला अप्रोच, व्हाट ऑट टू बी के आगे बता दो कि कौन सा अप्रोच था। और व्हाट इज वाला तो हमारा अभी बिहेवियरलिज्म है, बिहेवियरलिज्म है, करेक्ट? बिहेवियरलिज्म एक्चुअली इसका फीचर ये कि ये व्हाट इज पर फोकस करता है। इसका मतलब बिहेवियरलिज्म ये इज काइंड ऑफ, इट इज काइंड ऑफ एम्पेरिकल अप्रोच। हमने अभी देखा, ये एम्पेरिकल अप्रोच है, ये साइंटिफिक है, ये साइंस पर बेस्ड है, डेटा फैक्ट्स पर ज्यादा फोकस करता है, करेक्ट? यूज ऑफ सर्वे, डेटा फैक्ट्स, ओके, एंड बिहेवियर स्टडीज, वोटिंग बिहेवियर, इलाइट्स का बिहेवियर, इंटरेस्ट ग्रुप्स का बिहेवियर। इनका बिहेवियर क्या होता है? पॉलिटिकल सेटअप में जो वोटर्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है? बिहेवियर मतलब लोग किस तरीके से वोट करते हैं, उनका वोटिंग पैटर्न क्या है, किस रीजन से लोग किस पार्टी को वोट करते हैं, ये एक बिहेवियर होता है, इसको पॉलिटिकल बिहेवियर कहते हैं। तो इस बिहेवियर को स्टडी करना, आप बिहेवियर को स्टडी करने के लिए नंबर्स को स्टडी करना पड़ेगा आपको। अगर आपको बिहेवियर को समझना है, पॉलिटिकल बिहेवियर को समझना है, तो आपको नंबर्स को स्टडी करना पड़ेगा। हर बार इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के पहले बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, तो दैट्स अ बिहेवियरल स्टडी, उसको बिहेवियरल स्टडी कहते हैं, करेक्ट? वो बिहेवियरल स्टडी है। और उसमें अब देखो, पहला एम्फेसिस है कि व्हाट इज पर है, व्हाट ऑट टू बी पर नहीं है। सेकंडली सर्वेस डेटा, इन पर ज्यादा फोकस है। और दूसरा इसमें और एक फीचर है सिस्टम्स थ्योरी। सिस्टम्स थ्योरी ये बिहेवियरल का फीचर है, ओके? सिस्टम्स थ्योरी ये बिहेवियरल का फीचर है। व्हाट कम अंडर एम्पेरिकल आप फर्स्ट वाला लेक्चर देख लो अगर आपने देखा नहीं होगा। और हाँ, जो भी लेक्चर होता है वो लेक्चर आप दूसरे लेक्चर के पहले एक बार रिवाइज करके आओ, जो भी उस लेक्चर में, उस सेशन में आपने चीजें समझी है। अदरवाइज क्या होगा, आप सडनली आओगे, आपने लास्ट लेक्चर में क्या हुआ है वो समझोगे नहीं, तो आपको कुछ समझेगा नहीं, एंड देन यू विल कीप आस्किंग कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये नहीं समझा, वो नहीं समझा। ऐसा नहीं, यू हैव टू बी वेरी वेरी सिंसियर, देन ओनली थिंग्स विल हेल्प। अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा इतना कोर्स ज्वाइन करने का। सो सिस्टम थ्योरी इज बेसिकली इट्स पॉलिटिक्स को ये एज अ इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म की तरह देखते हैं। अब ये सिस्टम थ्योरी क्या है ये भी हम समझेंगे, अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिस्टम थ्योरी में बेसिकली इनपुट आउटपुट की तरह इसको देखा जाता है, लेकिन इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है, अब इसके क्रिटिसिज्म को हम बाद में देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले अब ये बेसिकली हम इवोल्यूशन में है, तो इवोल्यूशन देख रहे हैं हम, इसको डिटेल में अब 2 स्लाइड्स के बाद हम इसको और डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्रिटिसाइज क्यों हुआ। ये क्रिटिसाइज इसलिए हुआ कि इसने वैल्यूज को इग्नोर किया, जस्टिस और इथिक्स जैसे आइडियाज को इसने इग्नोर किया। अब इसने क्यों इग्नोर किया,
ये हम अभी 2 स्लाइड्स में, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 2 स्लाइड्स के बाद हम इसी अप्रोच को थोड़ा सा और डिटेल में समझने वाले हैं। अभी हम बस इसका इवोल्यूशन समझ रहे हैं। दूसरा इसका रीजन था कि ये ओवर मैकेनिस्टिक व्यू इसने ह्यूमंस को कंसीडर किए। ओवर मैकेनिस्टिक व्यू मतलब कितने लोग किसको वोट दे रहे, हाउ मेनी पीपल आर यू नो व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर थिंकिंग, what is their preferences. So everything, every behavior of human, they have tried to put it into the data and facts, so that becomes so mechanical. आप हर एक चीज को डेटा में नहीं फिट इन कर सकते हो, हर एक चीज को क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में फिट इन नहीं कर सकते हो। द प्रॉब्लम इज दैट कि दे ट्राई टू फिट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमंस पॉलिटिकल बिहेवियर। ह्यूमंस का जो पॉलिटिकल बिहेवियर था, इसके हर एस्पेक्ट को इन्होंने कहीं ना कहीं डेटा और फैक्ट्स में फिट इन करने की कोशिश की, डेटा और फैक्ट्स में फिट इन करने की कोशिश की, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब हमें धीरे धीरे समझेगा, क्योंकि आप इंसान के जैसे आइडियोलॉजी वाला फैक्टर है, लोग आइडियोलॉजी पे इन्फ्लुएंस होके काफी वोटिंग करते हैं, लोग कास्ट जैसे फैक्टर पर भी इन्फ्लुएंस होके वोटिंग करते हैं। तो हर चीज को आप मतलब आप हर चीज को बेसिकली आप चलो वोटिंग बिहेवियर को, वोटिंग बिहेवियर जो है, वोटिंग बिहेवियर इसको आप मेजर कर सकते हो, इसको आप मेजर कर सकते हो, लेकिन फॉर दैट मैटर इक्वालिटी, करेक्ट, डेमोक्रेसी ने अपना अल्टीमेट गोल अचीव किया या नहीं, इस तरीके की जो आइडियाज है इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट मेजर एवरीथिंग, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट टेक एवरीथिंग इन अ क्वांटिटेटिव मैनर। आप हर चीज को क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में नहीं देख सकते हो, कुछ चीजें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में भी होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब यहां पर अगेन मैं नॉर्मेटिव और बिहेवियर की बात करूं, क्वालिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इज बेसिकली जो अपना एम्पेरिकल अप्रोच है। एम्पेरिकल अप्रोच जो है वो क्वांटिटेटिव है, क्योंकि एम्पेरिकल अप्रोच में डेटा फैक्ट्स की बात होती है, तो ये क्वांटिटेटिव है। और अपना जो बेसिकली नॉर्मेटिव है ये थोड़ा सा क्वालिटेटिव हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज नॉर्मेटिव में फिलोसॉफिकल डिस्कशन होता है, फिलोसॉफिकल मोरल इथिकल चीजों के ऊपर डिस्कशन होता है। इसीलिए देखो मैंने नॉर्मेटिव और बिहेवियरल में बहुत सारे पॉइंट्स व्हाइल डिस्कसिंग ऐड किए हैं, बताए हैं। तो नॉर्मेटिव और बिहेवियरल पे कभी भी क्वेश्चन आया तो यू शुड हैव इनफ कंटेंट टू राइट। ओके, आप लेक्चर के स्लाइड्स के थ्रू भी जाओगे, लेक्चर के थ्रू भी आप जाओगे तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। Then couldn't explain the complex moral political phenomena like civil rights movement, decolonization, जो decolonization हुआ, civil rights movement हुए, या बहुत से ऐसे important phenomena हुए जो बेसिकली मोरल और पॉलिटिकल फेनोमेनास थे, मोरल और पॉलिटिकल फेनोमेनास थे, करेक्ट। उनको जो है बिहेवियरल अप्रोच, हम बिहेवियरल अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो बिहेवियरल अप्रोच इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बिहेवियरल अप्रोच कुड नॉट एक्सप्लेन many of the moral and political phenomena, like why particular civil movements emerge। जैसे इंडिया में सिविल राइट मूवमेंट जो है, इंडिया में सिविल राइट्स मूवमेंट या नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्यों इमर्ज हुआ, या फिर अंग्रेज देश छोड़ के क्यों चले गए, कॉलोनीज डीकोलोनाइजेशन क्यों हुआ। इस तरीके की बहुत सी जो चीजें हैं वो सिर्फ आप साइंटिफिक और डेटा के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, इसके कुछ क्वालिटेटिव और कुछ मोरल डायमेंशंस भी है, करेक्ट। फ्रीडम स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल के मोरल डायमेंशंस भी है कि क्यों एक फ्रीडम स्ट्रगल इमर्ज हुआ, क्यों सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए इंडिया में, क्यों वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी उसमें हो पाया। ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स है जो सब कुछ जो है, नॉट एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा एंड फैक्ट्स, एंड दैट्स व्हाई हमें अभी लगा कि दिस बिहेवियरल अप्रोच इज प्रोबेबली is not enough to understand the political, correct, the political theory को अगेन बिहेवियरल अप्रोच सफिशिएंट नहीं रहा, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो लैकुना था कि it was very much quantitative, it was focusing very much on data and facts, and it has actually become value neutral। आप वैल्यूज को अंडरमाइन नहीं कर सकते हो, आप वैल्यूज को इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप मोरल्स और फिलोसॉफिकल आइडियाज को, कंपोनेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो without understanding the qualitative aspect, without understanding the value loaded things, without understanding the morals and philosophical dimensions of the political behavior, you cannot completely understand political theory. And that's why now again we are feeling
we are we are in a need of some different approach which also tries to inculcate the moral and philosophical aspect, the qualitative aspect of the political phenomena. Okay, understood? This is understood? ये समझ में आया? So now basically what is happening, now we need a normative revival. Normative तो पहले भी था, but eventually क्या हुआ, too much obsession with the science. साइंस से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होके हमने साइंटिफिक अप्रोच पर इतना ज्यादा फोकस कर दिया कि इन द प्रोसेस वी हैव निग्लेक्टेड द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस के, पॉलिटिकल थ्योरी के जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है उसको हमने मिस आउट कर दिया, करेक्ट? एंड दैट्स व्हाई नाउ वी नीड टू हैव अ नॉर्मेटिव रिवाइवल. अब हमें नॉर्मेटिव रिवाइवल की जरूरत पड़ी. दिस ओके. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम आगे बढ़े तो अब नाउ इट इज ओके कि हमें अभी समवेयर कहीं ना कहीं अब हमें नॉर्मेटिव जो अप्रोच है उसको हमें देखना पड़ेगा, नॉर्मेटिव अप्रोच को हमें देखना पड़ेगा. ओके, नाउ द एम्पिरिकल मॉडल जो कि बेसिकली अपना बिहेवियरल था, दैट फेल्ट मोरली एम्प्टी. मोरली वो एम्प्टी था, खाली था. Morally it was empty. Okay, so world needed guidance. This is very important line you can write in the introduction of post behavioral approach. पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच के बारे में जब आप बात करोगे, क्योंकि अब हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म में एक्चुअली आए हुए हैं. यहां पर देखते हैं कॉन्टेम्पररी नॉर्मेटिव रिवाइवल. बेसिकली कॉन्टेम्पररी नॉर्मेटिव रिवाइवल की बात हो रही है. तो ये समवेयर ये नॉर्मेटिव रिवाइवल ऑफ द नॉर्मेटिव थ्योरी, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको पोस्ट मॉडर्निज्म में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं. So यहाँ पर somewhere you can write this as an introduction. The world needed guidance, not just an analysis. Correct? क्योंकि हम डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पर क्या कर रहे थे, with the help of data and fact we was doing analysis कि ये ऐसा चीज है, this is the methodology, this is the data and fact and these are the numbers and on the basis of this we have done the analysis. ये हमारा analysis है. So we don't needed just analysis. हमें गाइडेंस चाहिए कि what should we do, हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए. ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट ऑट टू बी वाली चीजें भी इंपॉर्टेंट है. हमको सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस नहीं चाहिए. जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते, ग्रेजुएट्स होते, तो दे ओनली प्रोवाइड द एनालिसिस. नो, वी नीड ह्यूमैनिटीज आल्सो. वी नीड गाइडेंस. हमें गाइडेंस चाहिए बिकॉज स्पेशली वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत से ऐसे फेनोमेनाज हुए जो काफी ज्यादा जिस मोरली लैकिंग थे, इथिकली कंप्लीटली करप्टेड इवेंट्स हुए. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर बॉम्ब, नागासाकी हिरोशिमा वाला इंसिडेंस आपको पता होगा. तो न्यूक्लियर बॉम्ब वाला इंसिडेंस हुआ. होलोकास्ट जहां पर जीनोसाइड हुआ, ज्यूज लोगों का जीनोसाइड हुआ. 6 मिलियन ज्यूज लोगों को सिस्टमैटिकली मर्डर किया गया 1941 से 1945 के ड्यूरेशन में. तो ये सब जो चीजें हुई, इसी के साथ साथ इनइक्वालिटी. क्योंकि आपने देखा होगा मॉडर्न की जब हम बात करते हैं, मॉडर्निज्म की बात करते हैं, तो मॉडर्निज्म में आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उस समय आया था. लिबरलिज्म वाली आइडिया भी जो है उस समय इवॉल्व हुई. लिबरलिज्म वाली आइडिया भी उस समय जॉन लॉक और वो सब जो आइडियाज है वो इवॉल्व हुए. तो यहां पर लिबर्टी की ज्यादा बात हुई, लिबर्टी की, इंडिविजुअल्स की ज्यादा बात हुई, इंडिविजुअल सेंट्रिक हुआ. मॉडर्निज्म बेसिकली जो मॉडर्निज्म है, मॉडर्निज्म का जो फोकस है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक था. मॉडर्निज्म पे आप ध्यान देना, मैंने बताया था मॉडर्निज्म जो है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक था. इंडिविजुअल सेंट्रिक, करेक्ट. तो इंडिविजुअल सेंट्रिक था, इंडिविजुअल लिबर्टी को ज्यादा प्रायोरिटी देता था. इट वॉज गिविंग मोर प्रायोरिटी टू द इंडिविजुअल लिबर्टी. And that's why what has happened when individual liberty is given more priority and जब स्टेट का रोल मिनिमल होता है और मार्केट को फ्री रखा जाता है, तो डेफिनेटली कैपिटलिज्म इमर्ज होता है. अब ये जो आइडिया है लिबरलिज्म में, हम इसको डिटेल में देखेंगे कि कैपिटलिज्म क्या है, कैसे वो इमर्ज होता है, ये हम डिटेल में देखेंगे. अभी जस्ट एक पासिंग रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में जहां पर लिबर्टी है वहां पर कैपिटलिज्म इमर्ज होता है. तो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में इनकम इनइक्वालिटीज डेवलप हो जाती है. तो इनकम इनइक्वालिटीज हुई
तो ये सारी जो चीजें हैं, ऑल दिस थिंग्स लेड टू समवेयर हमें नाउ वी नीड अ गाइडेंस that how we can solve this problem of income inequality, how can we stop the wars, how can we stop the nuclear attacks, how can we stop the genocides, murders of the people. We need guidance, we needed a guidance, we needed the revival of normative ideas, we needed revival of normative ideas like justice, equality, democracy. इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ने लगी, and that's why there was a revival of political theory in the normative sense, correct. नॉर्मेटिव सेंस में पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल होना चालू हुआ. स्पेसिफिकली देयर वर थिंकर्स लाइक जॉन रॉल्स, ही केम अप विथ हिज आइडिया ऑफ जस्टिस. जॉन रॉल्स, ही केम अप विथ हिज आइडिया ऑफ जस्टिस. ये तो हम सेपरेट डेडिकेटेड टॉपिक ही है, चैप्टर ये हम वो देखेंगे. रॉबर्ट नॉजिक, अमर्त्य सेन, ये सारे जो स्कॉलर्स हैं वो आए, करेक्ट. इसके फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स समझते हैं. नॉर्मेटिव रिवाइवल. सो नॉर्मेटिव रिवाइवल हुआ मतलब क्या हुआ, नॉर्मेटिव रिवाइवल हुआ इसका मतलब यह है कि जो नॉर्मेटिव आइडियाज है, नॉर्मेटिव आइडियाज है जैसे कि जस्टिस, करेक्ट, जस्टिस जैसी आइडिया, इक्वालिटी जैसे आइडिया, इन सब पर एम्फेसिस ज्यादा देने लगे स्कॉलर, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है. जैसे रॉल्स की हम यहाँ पर बात करेंगे, नॉजिक की बात करेंगे, अमर्त्य सेन की बात करेंगे. सो ऑल दिस पीपल दे आर टॉकिंग मोर अबाउट these normative aspects of the political science. Political science के जो normative aspects है उन पर ये ज्यादा बात करेंगे. For example, just to understand in terms of example, यहाँ पर you can see Rawls theory of justice. ये हम डिटेल में देखेंगे सारी चीजें बाद में. Rawls theory of justice जो है, justice को as a fairness he tried to understand. क्योंकि justice का मतलब सिर्फ equal distribution. If there are 5 people and I want to do justice, so that doesn't mean कि मैं सब में 5 लोगों में एक पर्टिकुलर जो लेट से देयर आर some resources and I cannot just simply distribute them in equally among them, and we cannot say that this is justice. Justice is not equal distribution. Justice is basically fair distribution. Justice is basically fair distribution. Fair distribution means इसका मतलब क्या है कि जो लोग ज्यादा डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर है उनको ज्यादा हेल्प मिले, जो लोग बेटर पोजीशन में है उनको कम हेल्प मिले, सो दैट एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम क्रिएट कर सके. दैट इज द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दैट फेयरनेस वाला जो आइडिया है वो जस्टिस में रॉल्स ने लाया. रॉल्स ने जस्टिस को एज अ फेयरनेस देखा. आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट जस्टिस, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्टिस. सो दैट इज द नॉर्मेटिव, दैट इज द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट. जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बोलोगे कि मेरे पास 10 चॉकलेट्स थी, मैंने 5 लोगों में 2-2 करके डिवाइड कर दिया, सो दैट इज जस्ट क्वांटिटेटिवली इक्वालिटी. वो एक क्वांटिटेटिव इक्वालिटी है, क्वांटिटेटिव इक्वालिटी. आप इसको भी देखो थोड़ा सा, ये एक अच्छा कीवर्ड है, अभी अभी आया है मेरे दिमाग में, इसको आप लिख सकते हो. क्वांटिटेटिव इक्वालिटी फर्स्ट, और सेकंड क्वालिटेटिव इक्वालिटी. क्वालिटेटिव इक्वालिटी, इक्वालिटी, ओके, इक्वालिटी. इन्हीं के लिए दूसरे वर्ड्स है. क्वांटिटेटिव इक्वालिटी को हम फॉर्मल इक्वालिटी भी कहते हैं, और क्वांटिटेटिव इक्वालिटी को हम सब्सटेंटिव इक्वालिटी भी कहते हैं. ये सारी चीजें हम इक्वालिटी वाला जो चैप्टर है उसमें देखेंगे, इक्वालिटी वाले चैप्टर में, क्योंकि इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है. इक्वालिटी मीन्स नॉट इक्वल ट्रीटमेंट, रादर इट इज फेयर ट्रीटमेंट. इक्वालिटी मीन्स नॉट इक्वल ट्रीटमेंट, रादर इट इज अ फेयर ट्रीटमेंट. ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, अभी रिसेंट में ही पूछा है. फाइन, तो इसीलिए मैंने ये बता दिया. सो रिप्लेसेस यूटिलिटरियनिज्म विथ फेयरनेस. अब यहां पर यूटिलिटरियनिज्म क्या है? इफ यू डोंट नो, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड यूटिलिटरियनिज्म क्या है. वैसे पता नहीं, बहुत सी चीजें अब हम आगे भी देखने वाले हैं, कुछ कुछ चीजें हो सकते हैं. जैसे यूटिलिटरियनिज्म पे ऐसा कोई खास डेडिकेटेडली किसी चैप्टर में दिया नहीं है बहुत डिटेल में, बट यहाँ पर हम समझ लेते हैं. जस्टिस को जब हम समझेंगे तो यूटिलिटरियनिज्म को हमें समझना पड़ेगा. बट क्योंकि अभी मैं आपको यूटिलिटरियनिज्म सिर्फ वर्ड बताऊंगा तो आपको आगे की चीजें जो है, ये वाली जो चीजें वो नहीं समझेगी, इसलिए मैं यूटिलिटरियनिज्म के बारे में बताता हूँ. जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ. ओके, सो यूटिलिटरियनिज्म क्या है? देयर इज अ स्कॉलर, ओके, he says he is a utilitarian. Okay, स्कॉलर कौन है मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको. स्कॉलर्स हम जब देखेंगे तो बताऊंगा. यूटिलिटिज्म में कहते क्या है? दैट बेसिकली ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर. दिस इज द आइडिया बिहाइंड यूटिलिटरिज्म. यूटिलिटरिज्म की जो आइडिया है वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर,
ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब द आइडिया इज वेरी सिंपल, बिकॉज हम हर व्यक्ति का हैप्पीनेस इंश्योर नहीं कर सकते, हम हर व्यक्ति का गुडविल जो है, गुड लाइफ जो है, वो हर व्यक्ति के लिए वी कैन नॉट इंश्योर, एंड दैट्स व्हाई आवर गोल हैज टू बी, if we want to ensure justice in the society, we should not try for we should not try for the happiness of everyone, we should not try for the happiness of everyone, correct? we should rather focus upon the maximum possible. हम सभी लोगों को खुश तो नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करने की हम कोशिश करें. So greatest happiness of a greatest number. So while doing justice, for example, we have limited resources and we have a lot many population. Now we cannot really distribute everything among everyone. So what we can do, we cannot really satisfy everyone's demand. So better we try to satisfy the demand of maximum number of people at least. So that is the utilitarians. Okay, that is the utilitarianism. Okay, but the problem is यहां पर जब आप ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हो, सो समवेयर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर के चक्कर में कुछ तो माइनॉरिटीज होंगे जो इग्नोर हो रहे हैं. आपने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट की बात की है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की बात की है. सो लेट्स से देयर आर 100 पीपल, और 100 पीपल में यू कैन ओनली एंश्योर द हैप्पीनेस ऑफ द 80 पीपल. सो व्हाट अबाउट दैट लेफ्ट आउट 20 पीपल? When we talk about liberalism, अगर हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो लिबरलिज्म जब हम डिटेल में देखेंगे तो देख ही लेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. लिबरलिज्म इज बेसिकली सेंटर्ड अराउंड इंडिविजुअल लिबर्टी. लिबरलिज्म ये जो आइडिया है, दिस कंप्लीटली सेंटर्ड अराउंड इंडिविजुअल लिबर्टी पर. मतलब यहां पर इंडिविजुअल इज काउंटेड, each and every individual is counted here. Even John Rawls, J.S. Mill, all the scholars, all the liberals, John Locke also, John Rawls, John Locke, J.S. Mill, all these people centered their theories, they build their theories keeping individuals at the center. एक single individual को वो value करते हैं, correct? So when you value the single individual, how can you left out this 20% of the population? You cannot. And that's why Rawls came, because ये तो morally wrong होगा ना, morally wrong होगा. हमें तो देखो, इन 100 में 80 लोगों के साथ अच्छा हुआ, 80 लोगों को सारे रिसोर्सेस मिल गए, सारे बेनिफिट्स मिल गए, एंड 20 लोगों को नहीं मिले. So what about those 20 people? If we belongs to those 20 people, we would felt unjustified, we would felt injustice. हमें तो हमें injustice वाली भावना आएगी, हमें लगेगा कि हमारे साथ तो गलत हुआ है, करेक्ट? हम why we can allow the injustice with even a single individual? हम एक सिंगल इंडिविजुअल के साथ भी injustice allow कैसे कर सकते हैं? That is not fair, and that's why Rawls came up with the idea of justice as a fairness. Can't you see the moral aspect in it? इसमें moral aspect, आप एक normative aspect देख सकते हो इसमें, because common good is not just about the greatest number. Common good is not just about the greatest number, it is about even having every individual happy, correct? हर एक इंडिविजुअल खुश है, हर एक इंडिविजुअल के लिए एक बेटर लाइफ है, then only we can say that is a justice. So he prioritizes rights of the least advantage. least advantage कौन है? ये जो 20 लोग है, ये least advantage है. अब देखो, मैंने कैपिटलिज्म की बात की थी जस्ट बिफोर सम टाइम, मैंने कैपिटलिज्म की बात की थी. तो कैपिटलिज्म में क्या होता है? कैपिटलिज्म इज बेसिकली लिबरलिज्म का एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, लिबरलिज्म का एक आउटकम होता है कैपिटलिज्म, क्योंकि लिबर्टी होती है, हर कोई फ्री है, कोई भी बिजनेस करने के लिए मार्केट फ्री है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, तो ऑब्वियसली कैपिटलिज्म विल राइज. लेकिन कैपिटलिज्म से इनइक्वालिटीज होती है. कैपिटलिज्म का आउटकम ये है कि इनइक्वालिटीज इन इनकम, इनइक्वालिटीज इन द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है. अब इनइक्वालिटीज होगी तो डेफिनेटली जो इसमें कुछ लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा, जो लोग वेल ऑफ होंगे उनको ज्यादा बेनिफिट होगा, और जो बेसिकली लिस्ट एडवांटेज है उनको प्रॉब्लम होगी. तो रॉल्स क्या कहता है? रॉल्स कहता है कि जो लिस्ट एडवांटेज लोग हैं, करेक्ट,
उनके भी राइट्स इंपॉर्टेंट है, हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा. वी शुड प्रायोरिटाइज द राइट्स ऑफ द लीस्ट एडवांटेज पीपल ऑल्सो. दैट इज व्हाट रॉल्स सेड. रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर ये जो 2 लाइन 3 लाइन हम यहां पर देख रहे हैं, कंप्लीटली पूरा का पूरा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो हम देखेंगे डिटेल में. ओके, सो इस पूरे प्रोसेस में आपको सिर्फ इतना समझना है कि किस तरीके से मोरल एस्पेक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट वी शुड कंसीडर. वी शुड नॉट ओनली कंसीडर द नंबर्स, वी शुड नॉट ओनली कंसीडर द डेटा एंड फैक्ट. देन रॉबर्ट नॉजिक की अगर बात करें तो रॉबर्ट नॉजिक ने क्या कहा, लेकिन रॉबर्ट नॉजिक ने रॉल्स को क्रिटिसाइज किया और कहा कि ही रॉल्स आर्ग्यूज फॉर द प्रॉपर्टी राइट्स. सॉरी, इसमें क्रिटिसाइज किया एंड आर्ग्यूड फॉर अ प्रॉपर्टी राइट्स. नॉजिक ने कहा कि प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए, क्योंकि रॉल्स ने प्रॉपर्टी राइट्स, ऐसा नहीं कि रॉल्स ने प्रॉपर्टी राइट्स को रूल आउट किया, लेकिन रॉल्स ने प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में क्या बोला, रॉल्स ने क्या कहा कि लिस्ट एडवांटेजियस जो लोग हैं, अगर उनके भी राइट्स को प्रायोरिटाइज करना है तो समवेयर आपको क्या करना पड़ेगा, जो वेल ऑफ लोग है उनसे टैक्स लेना पड़ेगा, वेल ऑफ लोगों से टैक्स लेना पड़ेगा, वेल ऑफ लोगों से थोड़ा सा उनके वेल्थ का हिस्सा लेना पड़ेगा और वो रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट. तो इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में समवेयर जो वेल ऑफ लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी तरक्की अपने मेहनत से की है, उनकी मेहनत से उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है अपनी, तो उनकी प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं. ये नॉजिक का कहना है, नॉजिक का ये कहना है. ये सारा डिस्कशन एक्चुअली जस्टिस चैप्टर का है, बट यहां पर एक नॉर्मेटिव डायमेंशन समझने के लिए बस हम ले रहे हैं. इसको बहुत ज्यादा अभी समझने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, जितना हम समझ सकते उतना समझते. सो प्रॉपर्टी राइट्स की उन्होंने बात की, बिकॉज दैट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल. एनी प्रॉपर्टी अर्न बाय एनीबडी एल्स इज द एंटाइटलमेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल, एंड दैट्स व्हाई ही सेड कि प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो होना चाहिए. बट अगेन प्रॉपर्टी राइट्स इज ऑल्सो एक नॉर्मेटिव डिस्कशन है, करेक्ट, नॉर्मेटिव डिस्कशन है. लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्गुमेंट आता है वो अमर्त्य सेन का आता है. अमर्त्य सेन का यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट आता है. अमर्त्य सेन क्या कहते हैं, ही आर्ग्यूड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज अप्रोच, बिकॉज फ्रीडम एज एक्चुअली एबिलिटी टू अचीव वेलबींग, नॉट जस्ट इनकम. ये इंपॉर्टेंट है. यहां पर अब देखो, इनकम, जब हम इनकम की बात करते हैं तो ये नंबर का खेल है. इनकम इज अ मैटर ऑफ नंबर. इससे आप बहुत ही इंटरेस्टिंगली, अगर आप इकोनॉमी पढ़े हो, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा है, इंडियन इकोनॉमी, या फिर आप आगे चल के पढ़ोगे, तो जो पहला ही टॉपिक है जीडीपी, जीएनपी, ये सब जो चीजें वहां पर है, तो देखो जीडीपी, जीएनपी, ये सारी जो चीजें हैं, ये बेसिकली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है. ये क्वांटिटेटिवली मेजर करते. एक कंट्री का जीडीपी बहुत ज्यादा होने से, फॉर एग्जांपल, इफ इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट country economy in the world on the base of the GDP, that does not necessarily guarantees that the people in India are rich. मान लो कि पर कैपिटा इनकम भी अगर ज्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम क्या है, टोटल इनकम को डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन. बट पर कैपिटा इनकम का मतलब ये नहीं है कि उतनी इनकम हर एक व्यक्ति की नेसेसरी है. सो इनकम जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, इसके आधार पर आप वेलबींग को रिलेट नहीं कर सकते हो. वेलबींग इज नॉट नेसेसरली लिंक्ड टू दी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट लाइक इनकम. आपको डेवलपमेंट, इसीलिए वहां पर उसी चैप्टर में ह्यूमन डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट है. ह्यूमन डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए, वेलबींग होना चाहिए, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनको एजुकेशन मिले, सारे सोशल सर्विसेज मिले, करेक्ट, ये सारी चीजें मिले, देन ओनली वी कैन से कि एक कंट्री ग्रो हो रही है. सिर्फ इकोनॉमिकली जीडीपी ग्रो होना इज नॉट द ग्रोथ, is not necessarily ensures the good life for the people, correct. So quantitative aspect पर focus करना is not enough. Because freedom, real sense में freedom जो है, that is the ability to achieve well-being. well-being achieve अगर कर पा रहा है हर एक व्यक्ति, तो ही वो अपने फ्रीडम को एंजॉय कर पाता है. तो ये एक बेसिकली यहाँ पर अगेन नॉर्मेटिव एस्पेक्ट की यहाँ पर बात हुई है. तो इस तरीके से every scholar was trying to put their points, was trying to put their arguments forward to convince that only data and facts does not tell us the entire story, to understand the real story, because political theory का पर्पस हम भूल रहे हैं. अगर हम डेटा फैक्ट साइंटिफिक अप्रोच और वैल्यू न्यूट्रल हो रहे हैं, हम वैल्यूज की जो इंपॉर्टेंस नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मेटिव जो एस्पेक्ट है जैसे जस्टिस जैसे आइडियाज को हम इंश्योर नहीं कर रहे हैं, हम उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसको स्टडी नहीं कर रहे हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ डेटा फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं, तो हमें अपना जो अल्टीमेट गोल है, जो शेल्टन वॉलिन ने बताया था स्टार्टिंग में,
आप याद करो शेल्डन वॉलिन ने क्या कहा था। शेल्डन वॉलिन ने कहा था पॉलिटिकल थ्योरी का जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि एवरी कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिटी, हर एक व्यक्ति जो है उसके लिए एक गुड लाइफ इंश्योर हो, यही बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी का पर्पस है। तो हमारा अल्टीमेट पर्पस, हमारे लिए मेथोडोलॉजी अप्रोच ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अप्रोच कोई भी हो, मेथोडोलॉजी कुछ भी हो, डेटा हो, फैक्ट्स हो, नहीं हो, अल्टीमेटली जो गुड लाइफ वाला जो हमारा गोल है वो इंश्योर होना चाहिए। वो इंश्योर अगर हो रहा है तो दैट इज फाइन, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो फिर आपके इस बिहेवियरल अप्रोच का कोई पॉइंट नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल भी इसका कोई भी पॉइंट नहीं है। इवन माइकल सैंडल की भी बात करें तो माइकल सैंडल ने लिबरल इंडिविजुअलिज्म को क्रिटिसाइज किया। लिबरल इंडिविजुअलिज्म क्यों? क्योंकि लिबरल इंडिविजुअलिज्म, अब लिबरल इंडिविजुअलिज्म क्या है, ये भी चीजें जो है थोड़ा सा आगे हमें देखने को मिलेगा जस्टिस में और लिबरलिज्म में भी। सो लिबरल इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या है कि लिबरलिज्म जो है बेसिकली एक इंडिविजुअल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो कहीं ना कहीं माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर जो ये कम्युनिटेरियंस है। अब आप सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स की ही बात करोगे, इंडिविजुअल राइट्स को ही ज्यादा प्रायोरिटी दोगे तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी के जो कलेक्टिव राइट्स है, जो कॉमन राइट्स है, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, तो वो भी बैलेंस होना जरूरी है। तो कम्युनिटी का भी पर्सपेक्टिव नॉर्मेटिव में आ गया। कम्युनिटी का भी पर्सपेक्टिव, उन्होंने कम्युनिटी और ट्रेडिशन और जो शेयर्ड वैल्यूज है, करेक्ट, जैसे ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, ये कम्युनिटी की वैल्यू है, ये शेयर्ड वैल्यू है। करेक्ट, एक कम्युनिटी में पीस और हार्मोनी के साथ रहना, ये एक कम्युनिटी वैल्यू है, शेयर्ड वैल्यू है। मतलब मैं अपने घर में कितने भी लाउड स्पीकर बजाऊं और मैं बोलूं कि ये मेरा राइट है, तो नो, दैट इज नॉट द राइट। तो आप इतना ज्यादा इंडिविजुअल लिबर्टी पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। तो समवेयर आपको इंडिविजुअल लिबर्टी और कम्युनिटी के राइट्स को भी बैलेंस करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन हैव अ गुड लाइफ, वी कैन हैव अ गुड लाइफ। सो दिस इज ऑल द डिस्कशन ऑफ बेसिकली नॉर्मेटिव अप्रोच। ओके, तो इसके फीचर्स एक बार देख लेते, फीचर्स क्या है कि नॉर्मेटिव अप्रोच में जो बेसिकली नॉर्मेटिव रिवाइवल हुआ है उसमें अब जो शिफ्ट है वो डेटा से अभी इथिकल रीजनिंग पर शिफ्ट हुआ है। देन वी आर नॉट जस्ट, अब हम लोग सिर्फ जीडीपी की बात नहीं करते हैं, अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ जीडीपी की बात नहीं करते, वी आर गोइंग बियॉन्ड जीडीपी के बियॉन्ड जाके हम ह्यूमन फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ह्यूमन कैपेबिलिटीज की बात कर रहे हैं। आप ये देख लो, अमर्त्य सेन, कैपेबिलिटीज की जब भी बात होगी किसी भी इसमें, और आप देखना पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे आंसर में, जस्टिस के, इक्वालिटी के, डेमोक्रेसी के, बहुत सारे आंसर्स में आपको कैपेबिलिटी अप्रोच पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों की कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करना, मेकिंग पीपल कैपेबल, नॉट जस्ट इन द टर्म्स ऑफ जस्टिस, making people capable to participate in the political process is a matter of democracy. Making people capable to raise their voice in the political process, that is a matter of power and authority. Making people capable to have a good life, it's a matter of equality and justice. तो कैपेबिलिटी वाला जो अप्रोच है ये आपको लगभग हाफ ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी में ना आ ही जाएगा। इसलिए अमर्त्य सेन, आप याद रखो, अमर्त्य सेन टॉक्स अबाउट इंप्रूविंग द कैपेबिलिटीज, दैट इज द रियल फ्रीडम, ये कहता है। तो ये कोट आप, ये चीज आप बहुत जगह पर आप कोट कर सकते हो। फाइन, नाउ बट एज आई हैव सेड कि कोई भी थ्योरी, कितना भी पर्सपेक्टिव आप लेके आओ, उसमें कमियां रहती है हमेशा। देयर इज ऑलवेज स्कोप टू गो ब्रॉडर, गो डीपर। हमेशा ही आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डेप्थ में जाना पड़ता है और भी ज्यादा, क्योंकि चीजें इवॉल्व होती रहती है, थिंग्स कीप्स इवॉल्विंग, दैट्स व्हाई वी नीड टू कीप ऑन ब्रॉडनिंग अवर अप्रोच टू अंडरस्टैंड इट। अब पॉलिटिकल थ्योरी को हमने ये सब चीजें समझी, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। whatever they said, जो नॉर्मेटिव रिवाइवल में जो भी चीजें कही, that were completely right, but at the same time we need to even go further. हमें और भी डिटेल जाना पड़ेगा, हमें और भी चीजों को देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने यहां तक इतनी सारी बातें की, हमने मॉडर्निज्म में लिबरलिज्म की बात की, हमने बिहेवियरलिज्म में हमने ये जो रिवाइवल हुआ नॉर्मेटिव का, इसमें जस्टिस की बात की, लेकिन क्या हमने जेंडर जस्टिस की बात की? नहीं। क्या हमने जो कॉलोनीज थे, पोस्ट कॉलोनियल जो थे, उनके अप्रोच के बारे में बात की? नहीं। हमने बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स व्हिच वी मिस्ड आउट,
which we missed out and now they are important. अभी मॉडर्न टाइम्स में, कॉन्टेम्पररी टाइम्स में, पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में, पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न तो हो गया, मॉडर्न खत्म हो गया, अभी हम मॉडर्न वाले जमाने में नहीं है, अब हम पोस्ट मॉडर्निज्म में है, अभी हम कॉन्टेम्पररी टाइम्स में है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में वी हैव टू आल्सो थिंक अबाउट द कॉन्टेम्पररी इश्यूज। जो कॉन्टेम्पररी इश्यूज है वो भी तो अभी पॉलिटिकल थ्योरी को समझने पड़ेंगे, करेक्ट? जैसे कि कास्ट का है, जेंडर का है, रेस का है, ये सारे जो इश्यूज है अब हमें समझने पड़ेंगे। सो नाउ द पॉइंट इज we need to now broaden our perspective, we need to broaden our horizon, because earlier we ignored the identity based operations। हमने जस्टिस की बात की, लेकिन आप याद करो, कोई भी ये चीज बताएगा नहीं, इतने डीप में कोई बताएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने रॉल्स की थ्योरी देखी, रॉल्स की थ्योरी देखी, रॉल्स कौन था? रॉल्स लिबरल है या रॉल्स कम्युनिटेरियन है या रॉल्स मार्क्सिस्ट है? रॉल्स कौन है? रॉल्स तो लिबरल है, रॉल्स बिलोंग्स टू लिबरल ट्रेडिशन। उसकी रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, उसने लिबरलिज्म में कितना कंट्रीब्यूशन किया है, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो रॉल्स इज अ लिबरल, रॉल्स जो है वो लिबरल है। तो लिबरल्स क्या होते हैं? लिबरल किस बात पर फोकस करते हैं? इंडिविजुअल्स पर फोकस करते हैं, इंडिविजुअल्स पर। अब आपने इंडिविजुअल्स पर फोकस किया, रॉल्स फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल्स, करेक्ट? नॉर्मेटिव रिवाइवल में रॉल्स ने इंडिविजुअल्स पर फोकस किया, लेकिन व्हाट अबाउट वुमेन्स? व्हाट अबाउट डिप्रेस्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड कास्ट? व्हाट अबाउट रेस, जिनके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ? इनकी बात हमें करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल थ्योरी में इनकी भी बातें हमें करनी पड़ेगी, इनके भी पर्सपेक्टिव को हमें फिगर आउट करना पड़ेगा, इनकलकेट करना पड़ेगा। देन एंड देन ओनली आवर पॉलिटिकल थ्योरी एज द डिसिप्लिन विल बी रिलेवेंट, अदरवाइज इट विल बिकम लिमिटेड टू सम सेक्शन ऑफ द पीपल, सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए लिमिटेड रह जाएगा अगर हमें पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी का प्रॉब्लम, पॉलिटिकल थ्योरी का रेलेवेंस इज नॉट, the relevance of political theory does not lie in being limited to certain section of the society. Its relevance, its true relevance lies in solving the problem of the entire society, entire political community। सारे कम्युनिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करे, ये उसका बेसिकली रेलेवेंस है। तो फिर इसमें कास्ट वाले जो मैटर्स है, जेंडर से मैटर है, रेस वाले जो मैटर्स है, ये सभी हमें अब समझना पड़ेगा। दूसरी बात, लार्जली अभी तक हमने जितना भी देखा, चाहे नॉर्मेटिव हो अप्रोच या कुछ भी हो, मोस्टली इट वाज वेस्टर्न सेंट्रिक, वेस्टर्न सेंट्रिक था। इट वाज नॉट फुल्ली एंगेजिंग विद द कॉलोनियल लीगेसी। जो ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिशर्स ने जैसे इंडिया में कॉलोनी एस्टैब्लिश की, या फिर बेसिकली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, जो ग्लोबल साउथ है, उनमें कॉलोनीज ने, जो यूरोपियन कॉलोनीज डिफरेंट डिफरेंट, कोई फ्रेंच थे, कोई ब्रिटिशर्स थे, तो वो लोग जो आए उन्होंने उनकी जो कॉलोनियल लीगेसी थी, मतलब ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन अभी भी हमारे कंट्रीज में जो कॉलोनीज थे, जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज है, पोस्ट कॉलोनियल मतलब क्या होता है? पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का मतलब एक ऐसा स्टेट जैसे इंडिया, जहां पर किसी समय कॉलोनी थी, किसकी? वेस्टर्न, जो बेसिकली यूरोपियंस कॉलोनी थी, नॉर्मली बेसिकली जैसे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, करेक्ट? अब वो तो निकल गए, तो अब उसके बाद उस कॉलोनी में अभी हमारी खुद की गवर्नमेंट्स है। तो अब अभी जो प्रेजेंट स्टेट में हम है, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में है। पोस्ट कॉलोनियल क्योंकि पहले यहाँ पर कॉलोनियल एस्टैब्लिशमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट हुआ करती थी, अब वो गवर्नमेंट नहीं है, तो अब हम पोस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट में रह रहे हैं, हम अपने खुद की गवर्नमेंट। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ये पोस्ट कॉलोनियल की जो अप्रोचेस है, ये जो स्टडीज है, इनके जो प्रॉब्लम्स है, ये अभी पॉलिटिकल थ्योरी में फुल्ली इंटीग्रेटेड नहीं हुए, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में अभी भी जो ज्यादातर लिटरेचर था, ज्यादातर जो स्टडी था, वो समवेयर वेस्टर्न सेंट्रिक था, वेस्टर्न सेंट्रिक था। इसीलिए जो पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स, जो पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स मतलब जैसे इंडिया है, तो इंडिया में कुछ कुछ जो स्कॉलर्स होंगे, वो दे विल टॉक अबाउट इट, दे विल टॉक अबाउट इट कि जैसे आपने कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट नॉट नेसेसरी दैट इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज सिंपली योर आइडिया, इट इज सिंपली योर वेस्टर्न आइडिया। ये एक वेस्टर्न आइडिया है और ये आप इंपोज करने की कोशिश कर रहे हो सो दैट इट गेट्स अ सुप्रीमेसी, कि आपकी जो वेस्टर्न आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है उसको सुप्रीमेसी मिले, उसको सबसे एक लेजिटिमेसी मिले,
और सभी लोग आपकी जो आइडियाज है उनको एक्सेप्ट करें, इसलिए यू आर जस्ट ट्राइंग टू कन्वे दैट इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इट इज नॉट नेसेसरली द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज नॉट नेसेसरली दैट इट सूट्स टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स की जो कल्चर है, उनके जो वैल्यू सिस्टम है, उसमें ये सूट हो ऐसा जरूरी नहीं है। So that is how the post-colonial scholars, the scholars, the people belong to the post-colonial state, they started raising voice. They started raising voice and they started challenging. उन्होंने चैलेंज करना शुरू किया इन सभी को, वेस्टर्न सेंट्रिक अप्रोचेस को चैलेंज करना शुरू किया कि जरूरी नहीं है कि आपका जो अप्रोच है वही फाइनल है, वही बेस्ट है। तो इस वजह से अभी पॉलिटिकल थ्योरी में अभी इनके भी अप्रोचेस को, पोस्ट कॉलोनियल अप्रोचेस को भी इनकलकेट करना पड़ेगा, फेमिनिस्ट अप्रोच को भी हमें इनकलकेट करना पड़ेगा। और पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच टू दी पॉलिटिकल थ्योरी क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट। पोस्ट कॉलोनियल जो अप्रोच है उसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम इसको भी डिटेल में देखेंगे, हर एक चीज हम डिटेल में देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ इवोल्यूशन देख रहे हैं, किस तरीके से इवॉल्व हुई है चीजें। देन मूविंग फॉरवर्ड, डिटेल क्वेश्चंस द फ्रेमवर्क देमसेल्फ, लाइक अब जैसे आपने लिबरलिज्म, यू केम अप विद द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, बट आपने लिबरलिज्म को क्वेश्चन ही नहीं किया। यू डिडंट क्वेश्चन दैट लिबरलिज्म हैज आल्सो सर्टेन शॉर्टकमिंग्स। जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, लिबरलिज्म के क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है, लिबरलिज्म के शॉर्टकमिंग्स क्या है। ऑल्दो आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी लिबरलिज्म को हमने इतने डिटेल में नहीं देखा है और आपसे अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं लिबरलिज्म के बारे में, बट फिर भी जो भी थोड़ा बहुत बताया है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द लिबरलिज्म। Yes, great. Income inequality. Income inequality. So liberalism के आउटकम से income inequality. Have you questioned it? आपने अभी तक लिबरलिज्म पर क्वेश्चन किया है क्या? नहीं, आपने लिबरलिज्म को क्वेश्चन नहीं किया है। फोकस ऑन इंडिविजुअल, ओके, क्लास सिस्टम, यस। सो दीज आर दी शॉर्टकमिंग्स, दीज आर दी शॉर्टकमिंग्स। इंडिविजुअलिस्टिक है, कॉमन गुड की बात नहीं कर रहा है, ये शॉर्टकमिंग्स है। हैव यू क्वेश्चन दिस फ्रेमवर्क्स? आपने सीधा बोल दिया लिबरलिज्म इज द बेस्ट। आगे चल के आइडियोलॉजी वाला जो टॉपिक आएगा उसमें एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट होगा, तो वहां पर कहेंगे कि यार लिबरलिज्म इज नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, it has defeated Marxism and it has defeated all the other ideologies and it has become the most acclaimed and most impactful ideology and that's why this is the end of ideology, now liberalism is the ultimate ideology, ऐसा उन्होंने कहा, करेक्ट, वेस्टर्न स्कॉलर्स ने बेसिकली। तो फिर बाकी स्कॉलर्स ने, जैसे पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स कहेंगे कि ये तो बस आपने बना हुआ कंस्ट्रक्ट है, आपने बताई हुई आइडिया है, नॉट नेसेसरली इट्स अ फैक्ट। ये जरूर नहीं कि यही फैक्ट हो, हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, लिबरलिज्म पर भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, लिबरल डेमोक्रेसी पर भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसीलिए अब हम मॉडर्निज्म से, बिहेवियरलिज्म से आगे और मॉडर्निज्म से आगे अब हम आ गए हैं पोस्ट मॉडर्निज्म में। पोस्ट मॉडर्निज्म में, करेक्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब मॉडर्न के बाद का पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, करेक्ट, समझ में आ गया, पोस्ट मॉडर्न। तो अब हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट हुआ है मॉडर्निज्म से पोस्ट मॉडर्निज्म पे, ओके। एंड बाय द 20th सेंचुरी तक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरीज जैसे कि लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज, दे आर सीन एज टू यूनिवर्सलिस्टिक। 20th सेंचुरी तक अभी ऐसे लगने लगा है कि ये जो लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लाई, आपने मार्क्सिज्म भी आपके साइड से आया, लिबरलिज्म भी आपके साइड से आया, एंड यू क्लेम्ड इट एज अ यूनिवर्सल थ्योरी। आपने ये कहा कि ये यूनिवर्सल थ्योरी मींस इट इज एप्लीकेबल टू ऑल दी सोसाइटीज बट नॉट नेसेसरी। जब हम आईजीपी देखेंगे तो आईजीपी में आपको समझेगा कि हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को भी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से एनालाइज जब किया गया तो दैट एनालिसिस वाज नॉट रियली मच रियलिस्टिक। एमिल रॉय ने किया था, बाद में एमिल रॉय मार्क्सिज्म से अपार्ट होके उन्होंने फिर दूसरे पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने की कोशिश की, बट क्योंकि इंडियन सोसाइटी में वो कैपिटलिस्ट वाला डिवीजन नहीं था, हैव्स और हैव नॉट वाला डिवीजन नहीं था। इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, not on the basis of the economic class, rather it was divided on the social caste system पर ये divided था, ना कि economic classes के बेसिस पर। तो इस वजह से मार्क्सिस्ट का जो कंप्लीट एनालिसिस है वो बेसिकली मार्क्सिस्ट जो है ये आइडिया ही खुद में इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वो एनालाइज करती है चीजों को। हमारा लेकिन प्रॉब्लम अलग है, तो जरूरी नहीं है कि मार्क्सिज्म यूनिवर्सल हो। हाउ कैन यू claim that Marxism is a universal and it can solve the problem of all the societies? No, every society is a different.
every society have their different problems, every society have their different structure. So how can you become universalistic? You cannot. Okay, आप यूनिवर्सलिस्टिक नहीं बन सकते हो. एट द सेम टाइम अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी मॉडर्न अप्रोच में मोस्टली जो चीजें पढ़ी, उसमें प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने इन द मॉडर्निज्म वी ओनली कंसिडर दैट यस स्टेट इज पावरफुल, क्योंकि स्टेट को ही पावर दिया था ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से स्टेट बना और स्टेट को सारे पावर्स मिले, तो स्टेट इज पावरफुल, institutions of the states are powerful, parliament, government are powerful, but the point is power does not lies in only the state and its institutions. Power also lies in the people, power lies in the language, power lies in the culture, power lies in so many different things. तो पावर जो है that does not only lie in the state institutions, state के institutions ही powerful होते हैं ऐसा नहीं है. Education system is also powerful, culture is also powerful, your traditions are also powerful. इसको देखेंगे, इसको समझेंगे. ये बेसिकली पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं. पोस्ट मॉडर्निज्म पॉलिटिकल थ्योरी क्वेश्चन आया था, पोस्ट मॉडर्निस्ट पॉलिटिकल थ्योरी पर भी देखो क्वेश्चन आया हुआ है पोस्ट मॉडर्निज्म पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है. इसके स्कॉलर्स भी मैं बताऊंगा, अभी आएंगे, फौकॉल्ट वगैरह स्कॉलर्स आएंगे. तो देखो, it couldn't identify the hidden power in the institutions like science, education, which were considered neutral. मॉडर्निज्म में ये जो चीजें थी इनको न्यूट्रल कंसिडर किया गया. देखिए जो एजुकेशन है कुछ नहीं है, एजुकेशन बेसिकली न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन है, बट एजुकेशन इज अ वेरी पावरफुल बिकॉज एजुकेशन शेप्स द थॉट प्रोसेस ऑफ द पीपल, एजुकेशन शेप्स द फ्यूचर ऑफ द पीपल, फ्यूचर ऑफ द नेशन, फ्यूचर ऑफ द स्टेट. साइंस के रिवॉल्यूशन से, साइंस जो है वो काफी ज्यादा रिवॉल्यूशनरी है. साइंटिफिक डेवलपमेंट्स कैन चेंज द एंटायर वे द यू थिंक, यू बिहेव, यू एक्ट. आप जिस तरीके से एक्ट करते हो, आप जिस तरीके से बिहेव करते हो, आप जिस तरीके से सोच सकते हो, every second thing can be changed by the scientific revolution. आज के टाइम में देखो, आज के टाइम में साइंस ने जो भी इतना सारा एआई, अल्गोरिदम, ये सब जो चीजें लाई है, इंस्टाग्राम और जो डिजिटल इतना एडवांसमेंट हुआ है, इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक और मेटा और इतनी जो चीजें हुई है, मोबाइल, आईफोन, इतनी सारी जो चीजें हुई है, they have completely changed the way we think. हम जिस तरीके से सोचते हैं उस सबको चेंज किया है. So you can see rather, मतलब पार्लियामेंट इतना पावरफुल नहीं है जितना इंस्टाग्राम और फेसबुक पावरफुल है. करेक्ट. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एजुकेशन सिस्टम इज वेरी पावरफुल, क्योंकि जो आपको पढ़ाया जाएगा वही आप उसी हिसाब से आप सोचोगे, उसी पर्सपेक्टिव से आप सोचोगे, उसी पर्सपेक्टिव से आप आगे लाइफ में प्रोसीड करोगे. तो साइंस एंड एजुकेशन दीज आर आल्सो पावरफुल, हमें इनको भी समझना पड़ेगा. फाइन. देन सो बेसिकली पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड especially after 1960s, yes, especially after 1960s, postmodernism, this emphasized the fragmentation, diversity and plurality. fragmentation मतलब there must not be a common framework to analyze the political theory. Again, do not forget, हम क्या कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो पॉलिटिकल थ्योरी को समझने का एज पर दी मॉडर्निज्म, कैन देयर बी जस्ट वन अप्रोच लाइक लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म? नो, देयर कैनॉट बी सिंपली वन कॉमन फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल थ्योरी. वी नीड टू फ्रैगमेंट इट. देयर मस्ट बी डाइवर्स अप्रोचेस, देयर मस्ट बी प्लूरल अप्रोचेस. पोस्ट कोलोनियल्स का अप्रोच अलग हो सकता है, फेमिनिस्ट का अप्रोच अलग हो सकता है, पोस्ट मॉडर्निस्ट का अप्रोच अलग हो सकता है, मार्क्सिस्ट का भी एक उसमें से, मार्क्सिस्ट अप्रोच इज जस्ट वन अमॉन्ग देम एंड नॉट द यूनिवर्सल अप्रोच. लिबरल्स अप्रोच इज जस्ट वन अमॉन्ग देम, नॉट द यूनिवर्सल अप्रोच. दैट इज द फंडामेंटल आइडिया, दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म. दैट्स व्हाई आपने ओरिएंटेशन में देखा होगा कि पोस्ट मॉडर्निज्म, मैंने बताते बताते बोला था कि पोस्ट मॉडर्निज्म इज माय फेवरेट आइडिया. Why? Because postmodernism says that even our idea to understand the political theory is not universal. We are also just one among them. So that provides the diversity, that provides plurality, that provides inclusivity. वो inclusivity पर फोकस करते हैं. Inclusivity, correct. अब देखा जाए तो कितने सारे अप्रोचेस है. पोस्ट कोलोनियल का अप्रोच है, फेमिनिस्ट का अप्रोच है, करेक्ट. बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस है, मार्क्सिस्ट से लेके लिबरल्स, ये सभी अप्रोचेस है.
ये सभी अप्रोचेस है। ऑल्सो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, दे आर सस्पिशियस अबाउट द ग्रैंड नैरेटिव मतलब कोई भी एक नैरेटिव, जैसे लिबरलिज्म है सबके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, मार्क्सिज्म है सारी दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, इस तरीके का जो ग्रैंड नैरेटिव है, पोस्ट मॉडर्निस्ट आर बेसिकली डाउटफुल अबाउट इट। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मार्क्सिज्म कैन नॉट बी द सॉल्यूशन फॉर ऑल दी सोसाइटियल प्रॉब्लम्स। सोसाइटी के सभी प्रॉब्लम्स के लिए मार्क्सिज्म सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। सोसाइटी के हर तरीके के प्रॉब्लम्स के लिए लिबरलिज्म कैन नॉट बी द सॉल्यूशन, लिबरलिज्म उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सो इस तरीके का जो ग्रैंड नैरेटिव है, इसको ये बेसिकली चैलेंज करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। ओके, एंड न्यू फोकस ऑन द लैंग्वेज। अब हम पहले जब हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करते थे, और बहुत सारे जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट थे उन पर फोकस करते थे, करेक्ट, इकोनॉमिक फैक्टर पर फोकस करते थे। मार्क्सिज्म में इकोनॉमिक फैक्टर पर फोकस किया है, लिबरलिज्म में इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर फोकस किया, लेकिन लिबरलिज्म में स्टेट, उसकी सोवेनिटी, इसके ऊपर भी फोकस किया है। मॉडर्निज्म में हमने सेक्युलरिज्म और स्टेट की सोवेनिटी, इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अलावा भी और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो काफी ज्यादा पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज, कल्चर, आइडेंटिटी, दीज आर दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टूल्स है और हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। वाइल अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, वी शुड नॉट ओनली फोकस अपॉन द स्टेट, we should not only focus upon the state's institutions, we should not only talk about the state sovereignty, we should also talk about the language, the culture, the identity, because these are also very very important political tools. Correct, ये भी बहुत important political tools है। किस तरीके से important political tools है, let us try to understand. Now when we talk about language, this is a very interesting line here, आपको बहुत पसंद आएगी, आप स्टेटस में भी रख सकते हो, बहुत अच्छी लाइन है, मैं तो डेफिनेटली रखूंगा। लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ वे टू डिस्क्राइब रियलिटी। हम जैसे लैंग्वेज को देखते हैं, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड अवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट लैंग्वेज इज सिंपल, टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज, टू एक्सप्रेस अवर इमोशंस, अवर फीलिंग्स, वॉट एवर अवर थॉट्स, वी टेक अप लैंग्वेज एज द मीन्स, एज अ टूल टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ, बट वी हैव टू थिंक बियॉन्ड इट। लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ वे टू डिस्क्राइब द रियलिटी, rather it is a way to construct the reality, it is a way to construct the reality. इससे रिलेटेड एक वर्ड है, एक बेसिकली वर्ड है पोस्ट ट्रुथ। ये पिछले 2-3 सालों में काफी न्यूज में भी था, पोस्ट ट्रुथ, करेक्ट। पोस्ट ट्रुथ मींस फैक्ट्स को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के प्रेजेंट करना और एक नई रियलिटी बनाना, और लोग और इस तरीके से कन्विंस करना। You just pick up the facts, you pick up the things, you manipulate the facts, you actually manipulate the facts, you spread misinformation, you spread wrong narratives, you create wrong perceptions, correct, and you take up you take up some data and facts which are again itself wrong and false, and on the basis of that you create your own narrative and you present it as if it is the truth, it is the ultimate truth, and you talk about it. So basically this is a post truth मतलब ट्रुथ जो होता है उसको मैनिपुलेट करके एक नया ट्रुथ कंस्ट्रक्ट करना। So that is the post truth basically. So language is not just the way to describe the reality, but it is also one of the tool, it is also one of the political tool to construct the reality. भाषण देने से लेके स्पीचेस देना, या फिर ट्विटर पे ट्वीट करना, ये सब जो चीजें, या फिर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखवाना, या फिर किसी इंटरव्यू में कोई नैरेटिव सेट करना, ये सब क्या है? लैंग्वेज के यूज करके हम रियलिटी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम एक नए नैरेटिव सेट कर रहे हैं, नया परसेप्शन सेट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वो सच्चाई हो, हम खुद अपनी बातें बता के उसको ही सच साबित करने की कोशिश करते हैं। So that is the basically, that is the way to construct the reality. So words and narratives used by the state, media और education system, जो state है, media है, education system है, ये words का और narratives का use करके they shape how people think and behave.
दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना है। आगे चल के ग्राम्स्की के कॉन्टेक्स्ट में भी ये सब चीजें डिस्कस होगी, लेकिन जो वर्ड्स है, आपके शब्द, आपके जो नैरेटिव है, जो स्टेट, मीडिया और एजुकेशन, एजुकेशन में भी आप कौन से चैप्टर एनसीईआरटी में डाल रहे हो, कौन से चैप्टर वहां से हटा रहे हो, किस तरीके का इतिहास आप लोगों को बता रहे हो, इससे दिस एक्चुअली शेप्स हाउ पीपल थिंक। आप मीडिया को कितना कंट्रोल कर रहे हो, मीडिया में कितनी चीजें आप अलाउ कर रहे हो, मीडिया को क्या आप नैरेटिव सेट करने के लिए बोल रहे हो, this is the way ultimately shape how the people think, and that's why these are very important things, that words, narratives used by the state, media and the education systems, they shape how people not just think but how they behave. And you can completely relate it with the contemporary political situation of not just the Indian democracy but also across the global level. Okay, global level पर भी आप इसको relate कर सकते हो। Fine. So एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये वाला, आप समझ सकते हो। अपने लैंग्वेज में, अपने नैरेटिव्स में, अपने वर्ड्स के थ्रू वी बेसिकली लेबल वुमन एज इमोशनल, इरेशनल। हम कहते हैं, मतलब एक नॉर्मल नैरेटिव, एक मतलब समाज में अभी तो थोड़ा सा हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, बहुत ज्यादा रैशनल हो रहे हैं धीरे धीरे, बट नॉट नेसेसरी कि बहुत ज्यादा रैशनल हुए, थोड़ा ही रैशनल हुए, अभी तो इतने रैशनल नहीं हुए हैं, बट स्टिल there is a large chunk of the people, large chunk of the part of the society who still consider women as emotional, women as irrational, and that's why they exclude them from the political participation. They justify their exclusion from the they justify their exclusion from the political participation on the basis of labeling them emotional and irrational. For example, पति पंचायत, although अब यहां पर आप देखो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, अब by law there is a पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हम 73rd 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर 1/3 रिजर्वेशन जो है, मतलब 33% रिजर्वेशन, आई थिंक 33% रिजर्वेशन इज गिवन टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। वहां पर वुमेन्स को रिजर्वेशन है 33%, और वहां पर वुमेन्स को रिजर्वेशन होने की वजह से दे कंटेस्ट इलेक्शन बाय जस्ट सेक ऑफ देयर नेम, बट एक्चुअली देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पति पंचायत, मतलब सिर्फ नाम वुमेन्स का होता है, लेकिन एक्चुअल में जो पोजीशंस होल्ड करते, जो पावर होल्ड करते हैं, बिकॉज दे आर दी हस्बैंड्स, उनके हस्बैंड्स या उनके घर के जो मेल कैंडिडेट्स है, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली पावर होल्ड करते हैं। सो व्हाट इज दैट? दिस रिफ्लेक्ट्स फर्स्ट द पैट्रियार्की, in the society. Secondly, this reflects that how the patriarchal mindset of male as a gender considers women in the language emotional and irrational, and they exclude them from the political participation. This is one of the good example. Okay, so ये सारी बातें एक्चुअली फोकोल्ट ने कही है। माइकल फोकोल्ट एक पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कॉलर है, वन ऑफ दी वेरी नाइस, मतलब मेरा फेवरेट स्कॉलर, वन ऑफ दी कह सकता हूं मैं। माइकल फोकोल्ट बहुत ही अच्छी बातें करता है, हम इसके बारे में और भी डिटेल में समझेंगे धीरे धीरे आगे आने वाले चैप्टर्स में। फाइन, देखो लैंग्वेज को हमने देखा, लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ द लैंग्वेज एज अ पॉलिटिकल टूल। अब ना कल्चर एज अ पॉलिटिकल टूल, अब हम कल्चर एज अ पॉलिटिकल टूल, आप इसको भी रिलेट कर सकते हो। सी कल्चर में क्या क्या आता है? रिचुअल्स, नॉर्म्स, सिंबल्स, ट्रेडिशंस। अब कोई लेट्स से वन पर्टिकुलर कलर का फ्लैग इज व्हाट इज अ सिंबल, करेक्ट। ट्रेडिशंस कि हमारे यहाँ ये ट्रेडिशंस है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि बड़ा आदमी कितना भी गधा हो, कुछ भी हो, उसका सम्मान करना चाहिए, तो ट्रेडिशंस होते हैं, करेक्ट। सो इसके वजह से इन द नेम ऑफ द रिचुअल्स, इन द नेम ऑफ द नॉर्म्स, इन द नेम ऑफ द सिंबल्स एंड ट्रेडिशंस, दे हेल्प मेंटेन द पावर रिलेशंस बाय नॉर्मलाइजिंग इनइक्वालिटी। हम अपने कल्चर के नाम पर, हम अपने ट्रेडिशंस के नाम पर जो समाज में इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट करती है उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ओके दैट इज फाइन। कल्चर को एज ए टूल यूज करके हम पावर को मेंटेन कर रहे हैं। कल्चरल जो हमारे एस्पेक्ट्स है, जैसे रिचुअल्स है या फिर हमारे ट्रेडिशंस है, हमारे सिंबल्स है, उनका यूज करके हम पावर को मेंटेन कर रहे हैं। पावर पॉलिटिक्स की जब बात होगी, कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स, ये सब जो चीजें हैं, दैट इज ऑल दिस। कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स में होता क्या है? पावर को मेंटेन करने के लिए बेसिकली जो पॉलिटिकल पावर्स को जो होल्ड करते हैं वो लोग इसको यूज करते, कल्चर को यूज करते, कल्चर्स के जो सेंटिमेंट्स है उसको यूज करके उसका एक नैरेटिव सेट करते हैं कि ओके
मतलब दिस इज द नैरेटिव। वो कल्चरल एस्पेक्ट को यूज करके, उसका नैरेटिव सेट करके अपना पावर मेंटेन करते हैं। तो कल्चरल नैरेटिव जो है, दे आर ऑफन रिप्रोड्यूस डोमिनेंट आइडियोलॉजीज एंड जस्टिफाई द सोशल हायरार्कीज। एग्जांपल ग्राम्स्की इसमें एग्जांपल है। ग्राम्स्की का कल्चरल हेजेमोनी वाला जो कंसेप्ट है वो हम देखेंगे। अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी बात करें तो कॉलोनियल इंडिया में ब्रिटिश कल्चर वाज पोर्ट्रेड एज अ सुपीरियर। ब्रिटिशर्स ने अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर हम पे इंपोज किया, और उनके जो मैनर्स, उनके जो एटिकेट्स थे, वो सारी चीजें इंपोज करके एक जो रेशियल सुप्रीमेसी है कि ब्रिटिशर्स आर वेरी सुप्रीम, वो चीज उन्होंने यहां पर इनकलकेट करने की कोशिश की। और एंड दे मेड इंडियंस टू एक्सेप्ट दैट दे आर इंफीरियर टू ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स से वो इंफीरियर ये एक्सेप्ट करने को उन्होंने मजबूर कर दिया। मतलब इस तरीके से दे प्रोपोगेटेड देयर आइडियाज एज इफ दे आर द बेस्ट। और इनफैक्ट उस समय के कुछ लोगों को वो लगने भी लगा, उस समय के जो इलिट्स क्लास थी इंडिया की, उनको लगने लगा था कि यार ब्रिटिशर्स कितने जबरदस्त है, वो कितने महान है, कितने अच्छे हैं, वो वेल विशर्स है, वो कितने, मतलब उनमें कितनी तहजीब है, कितने मैनर्स है। ऐसा ऐसा एक बिलीफ जो है वो होने लगा, वो कितने सुपेरियर है हमसे इन एवरी मैनर, वो जो बिलीव है वो लोगों को होने लगा। फाइन। सो आइडेंटिटी एज अ पॉलिटिकल टूल। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इंडिया में तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होता ही है। कास्ट के नाम पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होता है, क्लास के नाम पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होता है, बहुत रिलीजन के नाम पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होता है। सो रेस, जेंडर, कास्ट, रिलीजन आर नॉट जस्ट पर्सनल ट्रेट्स। वो सिर्फ पर्सनल एट्रीब्यूट्स नहीं है, दे आर पॉलिटिसाइज्ड, दे आर पॉलिटिकल कैटेगरीज। वो पॉलिटिकल कैटेगरीज है, उनको एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी यूज करके उसके ऊपर बेसिकली पॉलिटिक्स होता है। करेक्ट। सो पॉलिटिकल सिस्टम्स डिफाइन एंड रेगुलेट आइडेंटिटीज। पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये आइडेंटिटीज को डिफाइन भी करता है और उनको रेगुलेट भी करता है। आइडेंटिटीज को डिफाइन भी करता है और रेगुलेट भी करता है। फॉर एग्जांपल, सिटीजन कौन होगा, आपने रिसेंटली देखा होगा, हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वगैरह इसके ऊपर काफी सारा डिस्कशन हुआ था कंट्री में। तो बेसिकली सिटीजन कौन होगा, कौन सिटीजन है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये तो स्टेट डिसाइड कर रहा है। करेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर आइडेंटिटी, आप आइडेंटिटी के बेसिस पर सिटीजन को डिसाइड करोगे। तो कौन सिटीजन है, कौन शादी कर सकता है, कौन वोट कर सकता है, ऐसे बहुत से एस्पेक्ट्स है जो पर्सनल आइडेंटिटी के आधार पर, चाहे जेंडर के बेसिस पर, चाहे फिर पर्टिकुलर आइडेंटिटी के बेसिस पर, कास्ट हो, रिलीजियन हो, इन सब के आधार पर बेसिकली ये सब चीजें डिसाइड होती है, स्टेट डिसाइड करता है। जैसे फेमिनिस्ट थ्योरी कहते हैं कि जेंडर नॉर्म्स आर एनफोर्स्ड थ्रू दी नॉर्म्स लाइक फैमिली, स्कूल एंड लॉ या स्कूल या फैमिली के थ्रू बेसिकली जो जेंडर नॉर्म्स है वो एनफोर्स किए जाते हैं। तो ये आइडेंटिटी के बेसिस पर ही किए जाते हैं, आइडेंटिटी के बेसिस पर ही किए जाते हैं। करेक्ट। So this is what is we call postmodernist perspective. Postmodernist perspective बोलता है कि there are so many aspects which we have to study while study the political theory. फिर स्टेट, उनके इंस्टीट्यूशंस या पर्टिकुलर आइडियाज जिसको हम यूनिवर्सल कहें, जैसे लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, इतना समझ के पॉलिटिकल थ्योरी को हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हमें उसको अंडरस्टैंड करना है तो हमें ये भी जो एस्पेक्ट है, लैंग्वेज, जेंडर, ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। यहां तक समझ में आया? मूविंग फॉरवर्ड, अब मैंने इसी के स्कॉलर्स की हम बात करते हैं। हमने अभी तक देखा कि पोस्ट मॉडर्निज्म है वो कैसे, किस तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी को देखता है, हाउ पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव सी द पॉलिटिकल थ्योरी। सो हियर माइकल फोकोल्ट, हमने जो भी आइडियाज देखे माइकल फोकोल्ट के आइडियाज थे मेनली। तो लेट अस सी कि वो क्या कहते हैं। माइकल फोकोल्ट सेज कि पावर इज एम्बेडेड इन द नॉलेज, डिस्कोर्स एंड इंस्टीट्यूशन, नॉट जस्ट इन द स्टेट। पावर जो है वो सिर्फ स्टेट में नहीं रहता, पावर जो है वो नॉलेज में, मतलब आप यहां पर एजुकेशन सिस्टम की बात कर सकते हैं। करेक्ट। वो डिस्कोर्स में किस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाता है, कल्चर और मीडिया वगैरह का यूज करके, एजुकेशन सिस्टम का यूज करके किस तरीके से डिस्कोर्स सेट किया जाता है। इंस्टीट्यूशंस, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हो। करेक्ट। इवन द पैट्रियार्की इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन। पैट्रियार्की ने, तो पावर सिर्फ स्टेट में नहीं होता, पावर जो है दैट इज एम्बेडेड इन नॉलेज, डिस्कोर्स एंड इंस्टीट्यूशन। दैट इज व्हाट फोकोल्ट सेज एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर ऑल द अदर एस्पेक्ट। करेक्ट। हम मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में ये भी एस्पेक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो देयर इज दिस जूडिथ बटलर, ही चैलेंज द बायोलॉजिकल एसेंशियलिज्म। ये कीवर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल एसेंशियलिज्म। बायोलॉजिकल एसेंशियलिज्म, व्हाट ही सेज
कि जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटल नॉर्म्स। जेंडर जो है वो सोसाइटल नॉर्म्स से कंस्ट्रक्ट होता है। जेंडर इज बेसिकली इज नॉट रियली द रियलिटी। जेंडर मतलब जेंडर में देयर इज अ डिफरेंस। जब हम फेमिनिज्म देखेंगे तो जेंडर में और सेक्स में डिफरेंस है, करेक्ट। जेंडर और सेक्स दोनों डिफरेंट चीजें। जेंडर इज अ सोसाइटल कंस्ट्रक्ट, दिस इज बायोलॉजिकल, सेक्स इज बायोलॉजिकल, बट जेंडर इज अ सोसाइटल कंस्ट्रक्ट, is a societal construct. So that is the argument. Okay, then Edward said हमने देखा था पोस्ट कॉलोनियल्स लोगों का क्या कहना था। पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स जो थे उनका कहना यही था कि ये सारा जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें सारे जो फंडामेंटल आइडिया जो डिफाइन किए गए जैसे कि लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, these are all Eurocentric and not necessarily applicable to our states। जो हमारी जो स्टेट्स है उसमें ये, हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये अप्लीकेबल हो ऐसा नहीं है। तो एडवर्ड सेड इन ओरिएंटलिज्म सेज दैट वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट्स द ईस्ट एज इंफेरियर। जो वेस्टर्न से, जैसे ब्रिटिशर का हमने एग्जांपल देखा, ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इंडियंस को इंफेरियर कहा, तो वो भी जो वेस्टर्न स्कॉलर है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, वो समवेयर ईस्टर्न पर्सपेक्टिव को या ईस्टर्न लिटरेचर को इंफेरियर कहने की कोशिश करता है या प्रूव करने की कोशिश करता है, करेक्ट। बायोलॉजिकल एसेंशियलिज्म मतलब हम बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को हम सोशल पर्सपेक्टिव से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। सो नॉट, इट इज नॉट एसेंशियल दैट व्हाट इज बायोलॉजिकली फैक्ट, दैट इज नॉट नेसेसरी कि सोसाइटी में भी उसको आप इनकलकेट करो। मतलब आप किसी के सेक्स को आप जेंडर में कन्वर्ट करो, ये जरूरी नहीं है। तो दैट इज बायोलॉजिकल एसेंशियलिज्म। फेमिनिज्म में आएगा ये। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के या पोस्ट स्ट्रक्चरल के, पोस्ट स्ट्रक्चरल भी इसको कहते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरल, पोस्ट मॉडर्निस्ट या फिर पोस्ट स्ट्रक्चरल भी हम इसको कहते हैं, या फिर उसको क्रिटिकल थेरीज भी कहते हैं। क्रिटिकल थेरीज इसलिए क्योंकि इन्होंने जो मॉडर्न थेरीज है उसको क्रिटिसाइज करके उनके जो लैकुनाज है वो आइडेंटिफाई किए, इसलिए क्रिटिकल थेरीज भी कहते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्यों कहते हैं अभी मैं बताता हूं, करेक्ट। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या क्यों कहते हैं ये बताता हूं। पोस्ट मॉडर्निज्म तो हमने देखा, पोस्ट मॉडर्निज्म, ओके। सो सी, तीनों चीजें सेम ही है, मोर और लेस सेम है। पावर इज एवरीवेयर, ये हमने अभी देखा। फोकल्ट ने कहा था कि पावर इज एवरीवेयर। पावर इज नॉट जस्ट अ रिप्रेसिव, पावर सिर्फ रिप्रेसिव नहीं होता है। मतलब लॉज, with the help of laws, with the help of state, you repress, you oppress people, you control them, you hold power, you hold authority to control people, correct। so that is the repressive way of using power। power को repressive way में use करने का ये एक तरीका होता है। laws और state, basically laws का और state का जो power है वो थोड़ा सा रिप्रेसिव होता है। बट तो पावर जो है वो सिर्फ रिप्रेसिव नहीं होता जैसे कि स्टेट और लॉज के थ्रू यूज किया जाता है, बट इट कैन ऑल्सो बी अ प्रोडक्टिव। वो प्रोडक्टिव भी हो सकता है। इट कैन शेप नॉलेज, इट कैन शेप आइडेंटिटी, इट कैन शेप बिहेवियर। आप लोगों का बिहेवियर शेप कर सकते हो, आप लोगों का आइडेंटिटी शेप कर सकते हो, आप नॉलेज एक्सपैंड कर सकते हो, शेप कर सकते हो। लोग कितना, मतलब व्हाट पीपल नो दैट कैन ऑल्सो यू शेप। मीडिया तो वही कर रही ना, हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमने थोड़ी ना वो एक्सपीरियंस की होती है। एवरीथिंग विच वी नो दैट इज कमिंग इनटू अवर फीड थ्रू द मीडिया, थ्रू द कंटेंट क्रिएटर्स। नाउ कंटेंट क्रिएटर्स इज अ न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म। तो वो लोग बेसिकली अपना नॉलेज शेप कर रहे हैं, करेक्ट। तो पावर जो है वो प्रोडक्टिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ रिप्रेसिव हो सकता है। पावर का मतलब सिर्फ किसी और को एक्सप्लॉइट करना या किसी के ऊपर रूल करना ही नहीं होता है। पावर के थ्रू आप नॉलेज को शेप कर सकते हो, बहुत सारी और भी चीजें कर सकते हो जो प्रोडक्टिव है, करेक्ट, जो प्रोडक्टिव है। फाइन। डिस्कोर्स शेप्स ट्रुथ। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हम इसको क्यों कर रहे हैं वो हम बताते हैं, वो बताते हैं। यस, अल्गोरिदमिक इंफॉर्मेशन, नॉट फिल्टर्ड ओनली। फिल्टर्ड नहीं होती है, अल्गोरिदमिक होती है। अल्गोरिदम डिफाइन करता है कि हम क्या देखेंगे। फाइन। नाउ सी, डिस्कोर्स शेप्स ट्रुथ। अब डिस्कोर्स क्या होता है कि डिस्कोर्स बेसिकली क्या डिबेट चल रहा है, क्या डिस्कशन चल रहा है। वो जो डिबेट, वो जो डिस्कशन होता है वो बेसिकली नैरेटिव के फॉर्मेट में जिस तरीके से डिस्कोर्स मतलब स्प्रेड किया जाता है थ्रू मीडिया, इट इज कम्युनिकेटेड, इट इज स्प्रेडेड। तो वो जो डिस्कोर्स है, तो whatever is spreaded as a information through the social media, that becomes the source of knowledge। हमको लगता है कि ये सच है। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ है, whatever to what we consider truth, to what we understand as a truth is basically shaped
not just by the genuine knowledge but by the discourses spreaded, जो डिस्कोर्स क्रिएट किया जाता है उससे। तो जो भी मतलब बेसिकली जो ट्रूथ का जो स्ट्रक्चर है वो हम बेसिकली रियल ट्रूथ को जानते नहीं है, हमारे यहाँ पे जो ट्रूथ का जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिस्कोर्स के थ्रू शेप की जाती है, इसीलिए इसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हम कह रहे हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये स्ट्रक्चर किया जाता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इसलिए ये स्ट्रक्चर किया जाता है, करेक्ट। तो लैंग्वेज जो है इज नॉट न्यूट्रल, हमने अभी अभी देखा था, लैंग्वेज इज नॉट न्यूट्रल, इट शेप्स हाउ वी सी, हाउ वी फील एंड हाउ वी एक्ट पॉलिटिकली, दैट इज व्हाट द लैंग्वेज इज। देन ऑल्सो truth is not discovered, truth is not discovered, it is rather constructed through the through dominant narratives। जो dominant narratives है वो ट्रूथ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब वो जो बताएंगे मीडिया के थ्रू उसी को हम ट्रूथ समझ लेते हैं। देन आइडेंटिटी ऑल्सो मैटर्स, हमने देखा पोस्ट मॉडर्निज्म में हमने देखा आइडेंटिटी मैटर्स। फेमिनिस्ट की थ्योरी हमने देखी, वो किस तरीके से चैलेंज करता है मेल सेंट्रिक पॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स मेल सेंट्रिक है और इस मेल सेंट्रिक पॉलिटिक्स को वो चैलेंज करते हैं, एंड दैट व्हाट दे से इज पर्सनल इज पॉलिटिकल, व्हाटएवर इज पर्सनल इज पॉलिटिकल। ऑल्सो देयर इज अ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, हमने फेमिनिस्ट थ्योरी देखी, हमने पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी देखी। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो है दैट एक्सपोजेस हाउ कॉलोनियलिज्म, जो कॉलोनियलिज्म था, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने किस तरीके से हमारे नॉलेज को शेप किया और हमारी आइडेंटिटी को क्रिएट करने की कोशिश की। that they are inferior, they don't have knowledge, they lack the rationalism, they are not made to rule। इस तरीके की जो हमारी आइडेंटिटी है, इस तरीके की हमारी जो आइडेंटिटी है वो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज के समय हमारी बेसिकली क्रिएट की आइडेंटिटी है। दैट इज नॉट अवर रियल आइडेंटिटी, दैट इज नॉट अवर ट्रू आइडेंटिटी, करेक्ट। सो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ये कॉलोनियलिज्म की ये जो रियलिटी है, कॉलोनियलिज्म ने जो कॉलोनीज के साथ किया है उसको एक्सपोज करने की कोशिश करता है पोस्ट कॉलोनियल approach, okay। and why this expansion now matters, अब ये जो expansion है ये क्यों मैटर करता है, क्यों? because we have to understand the we have to expand the understanding of politics, हमें politics की understanding बढ़ानी है, क्योंकि politics is no longer just a state power or a class struggle। politics का मतलब सिर्फ state power नहीं है, politics का मतलब सिर्फ class struggle नहीं है जैसे मार्क्सिज्म में कहा गया था। Politics is way beyond. Politics also includes gender. Politics also includes cultural identity. Politics also includes colonial legacies. Okay. So it also, ये जो post modernism वाला जो aspect है, it have also challenged the Western liberalism। हमने starting में देखा ही है इसको, जो liberalism है, liberalism की idea basically Western से initiate हुई है। तो जो Western liberalism idea है, इसको भी post जो modernism है उसने basically challenge किया है। They have exposed the universal values like rights, secularism। अब आपने rights की बात की है, तो rights की जो बात की है, whatever you said as a rights, not necessarily they are the same rights applicable in the other societies। दूसरे सोसाइटी में like whatever the rights, culture to culture rights vary होते हैं, society to society rights जो है वो vary होते हैं, सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर जो है राइट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, राइट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो वैरी करती है। तो जो राइट्स आपने एक्सेप्ट किए हैं दैट नॉट नेसेसरीली दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो राइट्स वाले चैप्टर में भी देयर विल बी अ डिबेट बिटवीन यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव ऑफ राइट्स एंड कल्चरल रिलेटिविज्म, तो वहां पर हम डिटेल में देखेंगे। फाइन। सो बेसिकली सिक्युलरिज्म, अब सिक्युलरिज्म की भी आइडिया आप देखोगे तो फ्रांस का जो सिक्युलरिज्म का कंसेप्ट है और इंडियन सिक्युलरिज्म का कंसेप्ट है वो डिफरेंट है। नॉट नेसेसरी कि आपका सिक्युलरिज्म का कंसेप्ट हमारे लिए, हमारे साथ एप्लीकेबल हो, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो फिट इन हो, क्योंकि इंडिया में रिलीजियस डाइवर्सिटी है, इंडिया में रिलीजियस टॉलरेंस है, इंडिया में मल्टीपल रिलीजियस कोएग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ की जो सिक्युलरिज्म की अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट है देन द वेस्टर्न कंट्रीज, देन द वेस्टर्न बेसिकली कल्चर्स, वेस्टर्न सोसाइटीज। एंड दैट्स व्हाई आपकी कोई भी जो वेस्टर्न स्पेसिफिक जो बेसिकली आइडिया है उसको चैलेंज किया गया है पोस्ट मॉडर्निज्म में, पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से भी, कि दे आर ओनली वेस्टर्न स्पेसिफिक एंड दे आर नॉट कल्चरली न्यूट्रल। वो कल्चरली न्यूट्रल नहीं है, उसमें वेस्टर्न कल्चर डोमिनेट कर रहा है, वेस्टर्न कल्चर डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि ऑल द आइडियाज ऑफ द राइट्स एंड सेक्युलरिज्म दे आर एक्चुअली डिजाइन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वेस्टर्न एंड दैट्स व्हाई दे आर वेस्टर्न स्पेसिफिक, दे आर वेस्टर्न कल्चर जो वहां पर रिफ्लेक्ट होता है। तो नेसेसरी नहीं है कि वो हमारे लिए भी जरूरी, मतलब हमारे लिए भी एप्लीकेबल हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हमें समवेयर वी नीड टू डिसेंट्रलाइज
the Western dominance in the political theory, in the literature of the political theory. Okay, जो political theory का जो literature है, wait a minute, let me finish, अभी ये finish करते हैं फिर हम बात करेंगे. Okay, जो political theory का जो literature है वो वेस्टर्न डोमिनेटेड था. अब हमें इसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा. वी नीड टू इनकलकेट द अदर एस्पेक्ट. वी नीड टू गिव वॉइस टू द वुमन. We need to give voice to the racial minorities. We need to give voice to the colonialized people. We need to give voice to the LGBT communities and others who are long been excluded from the political theory. पॉलिटिकल थ्योरी से जो लोग काफी लंबे टाइम से एक्सक्लूडेड रहे हैं, हमें उन्हें उनके वॉइस को अभी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा. देन एंड देन ओनली पॉलिटिकल थ्योरी विल बी अ कंप्लीट स्टडी. पॉलिटिकल थ्योरी एक रिलेवेंट स्टडी बन सकती है. करेक्ट. सो आई होप यहां तक समझ में आ गया. नो, पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक पीरियड. बेसिकली कॉलोनीज, पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है? पोस्ट कॉलोनियल एक स्टेट होता है, लेट्स से. तो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट क्या है? एक स्टेट जिसके ऊपर पहले कॉलोनीज की वेस्टर्न कंट्रीज की कॉलोनीज एस्टैब्लिश थी, उन्होंने रूल किया फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन दे लेफ्ट इट. और उसके बावजूद भी अभी उनके जो कल्चरल जो इम्प्रिंट है या फिर उनके पॉलिटिकल या लीगल इम्प्रिंट है, जैसे अभी भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, जो कि इंडियन पार्लियामेंट में नहीं, जो कि लंदन के पार्लियामेंट में, यूके के पार्लियामेंट में बनाया गया था, उसका इंपैक्ट अभी भी है. तो ये पोस्ट कॉलोनियल इंपैक्ट है, इसलिए हम इसको पोस्ट कॉलोनी कहते हैं. ओके, इसलिए हम इसको पोस्ट कॉलोनी कहते हैं. फाइन. सो अगर यहां तक समझ में आ गया तो वी कैन आइदर प्रोसीड और वी कैन स्टॉप. अब यहां पर रुक सकते हैं, हम यहां पर रुकते हैं. तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. आई होप यू अंडरस्टूड. आपको चीजें समझ में आ गई. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.